हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब देखिए क्या है, हेडिंग से आपको क्या समझ में आया। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो, क्लास 6th में आप लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी ना, वो हिस्ट्री हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थी पूरा। अब एंशिएंट हिस्ट्री से हम जंप करके कहां आएंगे, मिडिवल हिस्ट्री पे आएंगे। मिडिवल क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो इस साल हम देखो, जैसे जहां से हिस्ट्री स्टार्ट हुई तो हमने एंशिएंट पढ़ लिया, पूरा हिस्ट्री यहां से स्टार्ट हुई है, एंशिएंट पढ़ लिया। अब आज आप जहां जी रहे हैं वो आपका एक अलग टाइम पीरियड है, ठीक है, मॉडर्न टाइम पीरियड हो गया। तो एक मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है यहां से। और ये जो बीच वाला टाइम पीरियड था, जिसे हम ना तो एंशिएंट में गिनते हैं ना मॉडर्न में गिनते हैं, तो ये जो बीच वाला टाइम पीरियड है इसे कहा जाता है मिडिवल, ठीक है, जो मिड में है, जो बीच में है। तो मिडिवल हिस्ट्री हम क्या करने वाले हैं, पूरी 7th क्लास में यही पढ़ेंगे। 7th क्लास की हिस्ट्री जो है, इट इज ऑल अबाउट मिडिवल हिस्ट्री। तो अब देखो क्या है, अब उस मिडिवल हिस्ट्री का जो जैसा पहला चैप्टर क्लास 6th में भी आपको पता था, पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर सिर्फ आपको हिस्ट्री के बारे में समझाता है। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है। जो हमारा पहला चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, तो ये आपको एक हिस्ट्री का आउटलुक देगा, बताएगा कि हिस्ट्री क्या है, कैसे है, हम क्या पढ़ेंगे इस साल, इन्हीं सारी चीजों को बताने वाला है। अब पहले चैप्टर में भी हम क्या पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए, अंडरस्टैंड दी हेडिंग। अब हेडिंग को समझो, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, मतलब 1000 साल का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं हम, उस तरह से जो 1000 साल का टाइम पीरियड है, उस 1000 साल के टाइम पीरियड में क्या चेंज आया है, क्या चेंज आया है। अब जो 1000 साल पहले था और जो आज इंसान है, बचा तो कोई भी नहीं है, ठीक है, फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने हिस्ट्री के थ्रू स्टडी किया, हर चीज को हमने पढ़ा, समझा, जाना, देखा, सर्च किया, ठीक है, रिसर्च की। तब पता चलता है कि 1000 सालों में कितना कुछ बदल गया है, कैसे बदला है। उन्हीं सारी चीजों को हम क्या करेंगे, उन्हीं सारी चीजों को हम इस साल पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में उसका कुछ बेसिक आइडिया पढ़ेंगे। तो बेसिकली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन वीडियो। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा कि क्या क्या चीजें बदली हैं और कैसे कैसे बदली है, ठीक है। अब देखो, अंडरस्टैंड दी हेडिंग, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस। अब सवाल यह भी आता है, हेडिंग क्या बोलती है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। तो 1000 साल में चेंजेस की आप बात करें तो किन चेंजेस की बात कर रहे हो। लोगों का कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, ठीक है, लोगों का रहने का, जिस तरह से रहते थे पहले कच्चे घरों में रहते थे, आज रहने का तरीका बदल गया है, बहुत सारी चीजें बदली है। और हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, हम आज की बात नहीं, आज हम तो आज से भी 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो कितना कुछ बदला है, क्या क्या बदला है, उन्हीं सारी चीजों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखो, अभी तक आपने क्या सोचा होगा कि हम खाने पीने की चीज, कपड़े, रहने का तरीका, इन सारी चीजों की बदलने की बात कर रहे हैं। ये तो बदला ही बदला है, इसके साथ लोगों को पढ़ने का तरीका, लोगों का समझने का तरीका, लोगों की डिटेल्स भी बदल गई है 1000 साल में। कैसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो उसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखो क्या है, ये दो मैप्स हैं, पहला मैप और दूसरा मैप, आपकी बुक में भी है ये, ठीक है, सरप्राइज नहीं होना इसको यहां पर देख के। तो मैप ए है और मैप बी है। अब मैप ए जो है, इसे देखिए आप अच्छे से, अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल-दिरिसी इन 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea. It was made in 1154, ठीक है, तो 12th century में बनाया गया था, 1154 was the year। अब देखो क्या है, ये मैप किसने बनाया है, ये मैप बनाया है अल-दिरिसी, ठीक, अल-दिरिसी ने मैप बनाया है। और ये जो मैप इन्होंने बनाया है, ये तो इन्होंने मैप जो बनाया तो उसमें उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बताया है। अब देखो, आज हम इंडिया का मैप देखते हैं तो आज हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, आज हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि हाँ ये हमारा इंडिया है, ठीक। अब मैं बोलूं कि ये भी इंडिया का मैप है, तो आप कितने लोग मानोगे इस चीज को, नहीं मानोगे। क्यों, क्योंकि देखो ना, ये मैप पूरा उल्टा कर दिया उन्होंने। ये श्रीलंका, जैसे हम यहां पे देखते हैं, यहां श्रीलंका है सॉरी, तो यहां पे अगर हम देखते हैं श्रीलंका है, तो ये श्रीलंका को उन्होंने क्या कर दिया, श्रीलंका को ऊपर कर दिया और इतना बड़ा श्रीलंका कर दिया है। फिर ये कुछ कुछ आइलैंड जो होते हैं, ये आइलैंड भी बनाए उन्होंने। तो अब ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इस पे कुछ कुछ। तो ये अल-दिरिसी ने जो मैप बनाया है, तो ये मैप क्या है, उस समय पे उन्होंने जिस तरह से इंडिया को देखा, हो सकता है वो इधर से आ रहे हों, ठीक, मतलब वो ऊपर से आए हो तो उनको इंडिया ऐसा दिखाओ, उनको उल्टा दिखाओ दुनिया। तो ये उनके द्वारा मैप बनाया गया, ठीक, ये जो हमारे पास है अभी, और ये बहुत पहले बनाया गया, देखो आज से 1000 साल पहले हो गए लगभग, तो 900 साल पहले क्या है, 1154 में बनाया गया था, ठीक। अब क्या होता है, अगर हम मैप बी को कंपेयर करें, मैप बी को कंपेयर करते हैं, द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century एटलस नोवो ऑफ ग्वेलेमी द
लिस्ले, ठीक है, फ्रेंच नेम है ये। तो ये थे भी, ही वॉज अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर यानी द वन हु ड्रॉज द मैप, जो मैप बनाने का काम करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है। ध्यान रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो ये इन्होंने जो ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इजले ने जो मैप बनाया था वो कुछ इस तरह से बनाया था। अब देखो ये मैप और ये मैप में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है आपको फिर भी, ठीक है। ये श्रीलंका इन्होंने फिर भी सही दे दिया है, यहां तो श्रीलंका को टेनिस की बॉल बना दिया और ऊपर कर दिया बहुत बड़ा सा, इंडिया को अजीब सा बना दिया है। तो अब देखो अब क्या है, यही है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। देखो क्या हो रहा है कि अगर हम देखते हैं ये कब बना था, ये बना था 1720s में और ये कब बना था 1154 में। तो इस सेंस में अगर आप देखोगे तो पहले ऐसा देखा जाता था दुनिया के द्वारा इंडिया को, इस टाइम पीरियड पे इंडिया को ऐसा देखा जा रहा था और आगे और ऐसा देखा जाएगा, मतलब अभी हम ऐसे देख रहे हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदलती है, चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज से 1 साल पहले जो लोग लिख रहे थे, समझ रहे थे, हम भी आज वैसे ही लिख रहे हो और समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया, टाइम पीरियड में अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें बदल जाती है। कैसे बदल जाती है उस चीज को हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो इस एग्जाम्पल के बाद में आपको क्या समझ में आना चाहिए, ठीक है, इस एग्जाम्पल के बाद में आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो What do you understand in context of this chapter? तो जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो उस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद में इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में आपको क्या समझ में आया। देखो, when historians read documents, text and maps from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने 2 मैप देखे, अब आज मैं हिस्टोरियन बन जाता हूं, मान लो, ठीक है, आप बन जाते हो, चलो आपको बनाते हैं, आप हिस्टोरियन बन गए, आप हिस्ट्री की स्टडी करते हो। अब आपको कुछ हिस्ट्री लिखना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में और आपके पास 2 मैप आए, तो अब आप दोनों मैप में से किस मैप को सही मानोगे, ये बताओ। क्यों? क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल सोर्स है, इसी को पढ़ के आपको चीजें लिखना रहेगी, और ये वाला जो मैप भी देखा था वो भी एक हिस्टोरिकल सोर्स है। आप किसे चूज करोगे? पड़ गए कंफ्यूजन में? जी हाँ। तो यहां पर जो बात की जाती है वो ये बात की जाती है कि हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, जितने भी हिस्टोरियंस होंगे उन्हें ध्यान रखना होगा कि जब भी वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, मैप्स पढ़ते हैं, तो दे मस्ट बी वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि अगर वो चीजों को बस यूं ही फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि हाँ ये सही ही होगा, तो वो गलत भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग चीजें। अब अल्दिरिसी ने जब मैप बनाया होगा तो उस समय क्या सिचुएशन रही होगी, हो सकता है वो नॉर्थ इंडिया से देख रहे हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। जैसे एक एग्जांपल, अभी मेरा लेफ्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, मतलब इस साइड वाला मेरा लेफ्ट है अगर ऐसा देखा जाए, लेकिन मैं टर्न ले लेता हूं तो मेरा लेफ्ट तो इस साइड आ जाएगा। तो वैसे क्या होता है, कंटेक्स्ट वाइज चीजें बदलती रहती है। तो आपको ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो हिस्टोरियंस को क्या करना होगा, हिस्टोरियंस को इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, फिगर्स, मैप्स, इन सारी चीजों को पढ़ें, लिखें, समझें कुछ भी, तो दे मस्ट बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के टुवर्ड्स उनको सेंसिटिव होना होगा, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो देखो इस चैप्टर में आखिरकार हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है, देखो ये मैप और ये मैप दोनों अलग चीज है, लेकिन दिखा एक ही चीज रहे थे, क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उस तरह से जो इंफॉर्मेशन का डिपिक्शन है वो बदल सकता है, तो फिर टर्म्स भी बदल सकते हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, इन चीज पे ध्यान देना होगा। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज पढ़ेंगे हम कि हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते थे तो कहां से लिखते थे, क्या सोर्सेज होते थे उनके, उस चीज को पढ़ेंगे। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, तो अब क्या हो रहा था कि हिस्ट्री, जैसे हमने बोला कि ट्रेसिंग चेंजेस, तो हिस्ट्री बदल रही थी धीरे धीरे, अलग अलग नए नए सोशल ग्रुप्स आ रहे थे। तो जैसे हम राजपूत के एग्जांपल से कुछ समझेंगे, हम पढ़ेंगे जातीज, नई नई अलग अलग तरह की जातीज इमर्ज हो रही थी, ये जो 1000 साल का एक पीरियड था जिसे हम मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, उस बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। और क्या क्या चेंज आ रहे थे, ट्रेसिंग चेंज पढ़ेंगे हम बेसिकली। तो रिलीजन और एम्पायर, अलग रिलीजन अलग एम्पायर के लोग आ रहे थे, तो वो कैसे हुआ ये करेंगे। फिर ओल्ड एम्पायर जो थे वो कहां चले गए, नए एम्पायर आए, तो नए एम्पायर आए तो उन्होंने क्या चेंजेस लेके आए, इस बारे में पूरी 7th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला है, ठीक है। फिर थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, और हम फिर देखेंगे टाइम और हिस्ट्री किस तरह से एक साथ चलती है, अलग कहां क्या चेंजेस आते हैं, इन सारी चीजें। तो बेसिकली अगर समअप करें, हम अब समअप करते हैं, तो ये समझना है आपको कि जो चैप्टर की हेडिंग है वो आपको यही बताने वाली है कि हिस्ट्री नेवर रिमेन्स स्टैटिक, जैसा दिख रहा है आपको हमेशा वैसा नहीं होता है, चीजें समय के साथ में बदलती है।
और इस साल की जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे 7th क्लास में, जो भी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बिलीव मी काफी इंटरेस्टिंग होगी, मजा आएगा बहुत, ठीक है। तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कैसे चीजें बदली है, क्यों, कैसे रिलीजन के फॉर्म में बदली चीजें, कैसे रूलर्स के फॉर्म में बदली है, कैसे जो आज इंडिया है वो कहीं ना कहीं उस समय पे शेप हो रहा था। तो यही सारी चीजें हम इस साल हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन 7th की हिस्ट्री का इस चैप्टर का मैंने आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है कौन सा, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। तो इस चैप्टर में आपको हम क्या बताने वाले हैं कि किस तरह से चीजें बदली है हिस्ट्री में, ठीक है। अब किस तरह से चीजें बदली हैं तो उसमें यही बताएगा क्या, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, कि जो टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझते हैं ना, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो नई नई कीवर्ड्स आ जाते हैं, नए नए टर्म्स आ जाते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं। तो ये जो टर्म्स थे, आज इन टर्म्स का जो मीनिंग होता है जरूरी नहीं कि आज से 1000 साल पहले भी यही मीनिंग होता हो, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का मतलब सिंपल सा ये है कि जो ओल्ड टर्मिनोलॉजीज थी, जो पुराने शब्द थे, जरूरी नहीं कि उनका जो मतलब पहले निकलता था आज भी वही मतलब हो। मतलब मेरा क्या है, मेरा मतलब यह है कि जो मीनिंग होता है, ठीक है, जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बदल जाता है समय के साथ शब्दों का। जैसे हम एग्जांपल में अभी हिंदुस्तान का देखेंगे। आज आप हिंदुस्तान से क्या समझते हैं, हिंदुस्तान से आप समझते हैं इंडिया, ठीक है। लेकिन आज से पहले भी क्या, जब हम मिडिवल पीरियड की बात करें तो तब भी क्या यही मतलब होता था, जी नहीं, लेकिन आज बदल गया। तो उसी कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, उसी कंटेक्स्ट में हम समझेंगे कि कैसे समय के साथ में चीजों के मतलब बदल जाते हैं, चीजों का मीनिंग बदल जाता है। तो तभी हम न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो इफ द इंफॉर्मेशन चेंज विद टाइम, अब देखा हमने पिछले वीडियो में कि कैसे जो अल्दिसी ने मैप बनाया था और जो फ्रेंच कार्टोग्राफर देजले ने मैप बनाया था, तो दोनों के मैप चेंज हो गए, इंफॉर्मेशन भी बदल गई। फिर देखा जाए तो जैसे इंफॉर्मेशन समय के साथ बदल जाती है, उसी तरह से क्या होता होगा, लैंग्वेज भी बदल जाती होगी, लैंग्वेज मीनिंग भी बदल जाता होगा चीजों का, जी हां बदल जाता है। तो कैसे बदलता है हम आपको वो बताते हैं। एग्जाम्पल गिवन में हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सारी चीजों को, कि मेडिवल पर्शियन एंड मॉडर्न पर्शियन आर डिफरेंट, ठीक है। कैसे डिफरेंट है, तो वोकैबुलरी के सेंस में डिफरेंट है, वो ग्रामर के सेंस में डिफरेंस है, उनके जो मीनिंग्स होते हैं उनके सेंस में डिफरेंस है। अब मैं समझाता हूं। पर्शियन एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब जो पर्शियन लैंग्वेज है, तो वो पहले जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी, पहले कौन सी पर्शियन लैंग्वेज, मतलब पहले यानी जो मिडिवल पीरियड था, ठीक है, जिसे हम इस साल पढ़ने वाले हैं, एंशिएंट टाइम के बाद वाला पीरियड, तो उस समय पे जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी और आज जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है, दोनों लैंग्वेज में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। कैसे डिफरेंसेस हैं, तो उनकी वोकैबुलरी, उनके जो शब्द यूज किए जाते थे वो शब्द बदल गए हैं, उनकी जो ग्रामर थी तो वो ग्रामर भी चेंज हो गई है। तो इस सेंस में क्या है, चीजें बदलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ में चीजें बदल जाती हैं, ठीक। अब क्या बदलता है, कैसे बदलता है, तो उसका एक एग्जांपल यहां दिया गया। टुडे द टर्म हिंदुस्तान, जो मैंने आपसे अभी पूछा था, आज आप हिंदुस्तान सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, आप सोचते हैं पूरा जो पैन इंडिया है, हिंदुस्तान यानी हम बोलते हैं ये हिंदुस्तान है, ठीक है, आज हम ये सोचते हैं। तो टुडे द टर्म हिंदुस्तान स्टैंड्स फॉर मॉडर्न इंडियन स्टेट, जो मॉडर्न इंडियन स्टेट है, जो इंडिया है, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, आज हिंदुस्तान बोलते हैं। लेकिन क्या इस शब्द का, ये पर्शियन वर्ड हो गया हिंदुस्तान, तो क्या इस पर्शियन वर्ड का तब भी मीनिंग यही होता था, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज, तो क्या ओल्ड, जैसे ओल्ड टाइम पीरियड में अगर मेडिवल पीरियड में जाते हैं तो ओल्ड टर्मिनोलॉजी हिंदुस्तान स्टैंड्स फॉर द सेम फॉर व्हाट इट इज स्टैंडिंग टुडे, क्या ऐसा था, क्या नहीं था। क्यों, क्योंकि पुराने समय में जो हिंदुस्तान का मतलब था और आज के समय में जो हिंदुस्तान का मतलब है, दोनों में चेंज हो गया। आज के समय में पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन बट इन 13th सेंचुरी मिनाज सिराज यूज द टर्म फ्रॉम एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, दिल्ली सल्तनत एरिया, ठीक है। तो उस समय पे इस हिंदुस्तान का मतलब, ये जो हिस्टोरियन थे मिनाज सिराज,
ठीक है। मिनाजी सिराज कौन थे? एक हिस्टोरियन थे जो हिस्ट्री लिखने का काम करते थे। जो मामलुक डायनेस्टी थी, अभी हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स आए थे ना, तो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, तो उन्हीं एक रूलर के अंडर में मिनाजी सिराज क्या करते थे? हिस्ट्री लिखते थे। तो इस समय पे उन्होंने जो एरिया था, कहां से कहां तक का एरिया, फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, ठीक है, लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, यानी कि जितना भी जो दिल्ली सल्तनत के लोग आए थे, ये वाला, ये पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और ये दिल्ली और इतना एरिया मान लो, तो इतने एरिया को सिर्फ हिंदुस्तान कहा उन्होंने। फिर जैसे जैसे ये दिल्ली सल्तनत बढ़ती चली गई तो उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत बढ़ती चलेगी तो उन्होंने उसका मीनिंग भी बढ़ता चल गया कि हाँ हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है ऐसे। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान मतलब ये हिंदुस्तान ही रहेगा, ऐसा तो नहीं ना कि हम चाइना को भी बोल देंगे कि हिंदुस्तान है। ये आया समझ में? तो पहले क्या था, मिनाजी सिराज ने जिस कंटेक्स्ट में यूज किया हिंदुस्तान का शब्द, हिंदुस्तान शब्द को जिस कंटेक्स्ट में यूज किया, उसका मतलब कुछ और था, वो चेंज होता रहता था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, बाद में जैसे बाबर की बात की जाए, ठीक है, बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, बाबर कौन थे? तो बाबर, ऐसे ध्यान रखना, देखो अकबर थे, ठीक है, अकबर के जो पिताजी थे वो कौन थे? हुमायूं, और हुमायूं के जो फादर थे वो कौन थे? बाबर। तो बाबर मतलब अकबर के दादा। तो जब बाबर आए तो बाबर ने क्या किया, बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, मतलब यहां की जितनी भी जियोग्राफी, यहां पे जो फौना थे, यहाँ के जो जानवर थे, यहाँ का जो कल्चर था, उस पूरे चीज को उन्होंने किस टर्म से रेफर किया? उस पूरे एरिया को, उस पूरे कल्चर को, उस पूरे फौना को, उस पूरे लाइफ साइकिल को उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? हिंदुस्तान बोला। अब देखो यही शब्द है, शब्द वही है हिंदुस्तान। उस समय पे इसका मतलब क्या होता था? उस समय पे बस जो दिल्ली सल्तनत वाला एरिया था वो होता था। कब? जब मिनाजी सिराज ने ये टर्म यूज किया था 13th सेंचुरी में। फिर क्या होता है कि जब बाबर ने ये टर्म यूज किया 15th सेंचुरी में, तो 14th सेंचुरी में, तो अब बाबर ने जो टर्म यूज किया, तो बाबर के टाइम पे जो टर्म यूज किया गया, तो उसका मतलब क्या था? यहाँ की जियोग्राफी, यहाँ की सारी चीजें, यहाँ का कल्चर, उस कंटेक्स्ट में यूज किया। तो अब आपको रिलेट करना है, क्या रिलेट करना है कि कैसे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ में चीजें बदल जाती है। अब जब ये मीनिंग बदला है तो जरूरी है कि हिस्ट्री, जैसे कहीं पे मान लो बाबर ने यूज किया हिंदुस्तान हमें बड़ा पसंद आया, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि उसको यहाँ का कल्चर पसंद आया, जरूरी नहीं कि यहाँ की जमीन पसंद आई हो। आया समझ में? तो हिस्टोरियंस को, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हिस्ट्री लिखते समय इन सभी चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि किस कंटेक्स्ट में वो लिखा जा रहा है, किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है चीजों को। इसका और एक एग्जांपल अगर आप देखें तो ये है, देखो क्या होता है, हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज। व्हाई? जैसे एक एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप रिलेट कर पाओगे, बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पास्ट, की समय के हिसाब से। जैसे हिंदुस्तान जब और कुछ मीनिंग रखता था, आज और कुछ मीनिंग रखता है। तो जैसे एक टर्म अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, क्या? फॉरेनर, ये टर्म का मतलब आज क्या होता है? आज हम बोलते हैं फॉरेन कंट्री जा रहे हैं हम, ठीक है, फॉरेन जा रहे हैं, या फिर हम बोलते हैं कि ही इज अ फॉरेनर इन आवर कंट्री। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर से आया है हमारे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले आज भी जैसे गांव में आप जाएंगे ना, तो कोई बहुत बुजुर्ग है, कोई दादी है, कोई नानी है, बहुत बुजुर्ग है, तो वो क्या बोलती है, जैसे आप मध्य प्रदेश के किसी गांव से हो और आप दिल्ली में जाके पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कहां कर रहे हो? दिल्ली में जाके पढ़ रहे हो, या फिर आपकी जॉब दिल्ली में लग गई है, तो वो दादी या फिर वो नानी क्या बोलती है पता है? कि उसका काम तो बहुत दूर विदेश में है। तो उनके लिए विदेश क्या हो गया? जो अपने गांव, अपने शहर से, अपने एरिया से दूर हो गया, वो उनके लिए विदेश हो गया। आया ना समझ में? तो वैसे ही क्या होता है कि पहले फॉरेनर का मतलब यही होता था कि जो, जिसे आप नहीं जानते हो, ठीक है। हो सकता है कि जैसे ये मध्य प्रदेश है पूरा, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश से कोई इंसान आया हो लेकिन आप उसे नहीं जानते हो, तो आप क्या बोलते हो? ही इज ए फॉरेनर, परदेसी बोलते हैं ना, जैसे पुरानी हिंदी मूवीज में गाने भी आते थे, परदेसी परदेसी वाले। तो उस तरह से पहले फॉरेनर का मतलब क्या होता था? पहले फॉरेनर का मतलब जिसे आप नहीं जानते हो, वो फॉरेनर हो गया आपके लिए। लेकिन आज हम फॉरेनर को किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं? कि जो आपकी कंट्री से बाहर से आया हो वो फॉरेनर होगा, आपके स्टेट का हो या फिर आपके ही कंट्री के। अब मान लो कोई नागालैंड से आया है, नागालैंड से आया तो वो कितनी दूर से आया है, उसका कल्चर अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है, सारी चीजें अलग है, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं? वो हमारा ही भाई है, हमारा ही इंडियन है, ठीक है। लेकिन कोई अगर चाइना से आ रहा है, बॉर्डर लगी हुई है, चाइना से आ रहा है, तो हम उसे फॉरेनर बोलते हैं। तो आज फॉरेनर का मतलब क्या होता है? कि कंट्री से बाहर। लेकिन पहले फॉरेनर का मतलब जिसे आप नहीं जानते हो, जो आपके लिए नया है, वो फॉरेनर हो जाएगा। तो ये वही चीज बताई गई है क्या? कि जो मीनिंग रहता है, जो टर्मिनोलॉजीज रहती है, उनका मतलब चेंज होता रहता है, उनका मीनिंग चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
अब क्या मतलब होता है, जैसे फॉरेनर का हमने देखा कुछ और होता है, पहले क्या होता था कुछ और होता था। और जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिख रहे हैं तो दे मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज, उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पास्ट, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कंटेक्स्ट में वो अलग अलग मतलब दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर के एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया। क्लियर है? तो यही आपकी बुक में भी हेडिंग दी है, यही सारा कंटेंट आपको बताया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरियंस वाला, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इसे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर है? इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में हमने आपको एक बेसिक डिटेल बताई थी कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन चेंजेस, इंफॉर्मेशन बदल जाती है, उनका मीनिंग बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे हमने अलग अलग टर्म्स देखे कि हिंदुस्तान शब्द का मतलब पहले क्या होता था और अब क्या हो गया। फिर हमने क्या देखा, जैसे फॉरेनर टर्म जो है तो आज उसका मतलब कुछ और होता है, पहले कुछ और हुआ करता था। तो अब सवाल ये आता है, चलो शब्द तो बदल जाते हैं, शब्द का मतलब भी बदल जाता है, लेकिन हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री लिख रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सचेत रहना पड़ता होगा, उन्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता होगा, उन्हें बहुत क्या केयरफुली सारे टर्म्स को यूज करना होता होगा। तो वो सारे टर्म्स लेते कहां से हैं, वो इन टर्म्स को यूज कहां से करते हैं, व्हाट आर दी सोर्सेज अवेलेबल टू देम, वो किन सोर्सेज से लिखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो कैसे काम करते हैं अपना, ये सवाल होता है कि वो हिस्ट्री लिखते हैं अगर तो कैसे लिखते हैं। तो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हम हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखेंगे कि हिस्टोरियंस अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उनके पास क्या सोर्स होता है, वो कहां से लिखते हैं, यही सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिस ईयर रफली वी आर गोइंग टू स्टडी द 1000 ईयर्स फ्रॉम 700 टू 750। ठीक है, तो इस साल की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियोस में भी बताया है, क्या इस चैप्टर के स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया है ना कि इस साल हम 700 से 750 इस बीच के टाइम पीरियड की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। इस बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे आए, ये सारी चीजें। अब इस बीच देखो, यहाँ पे तो फेसबुक चलता नहीं था इस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड पे इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, मतलब प्रिंटिंग भी नहीं होती थी। तो फिर हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने के लिए मटेरियल कहां से मिलता था, व्हाट वर देयर सोर्सेस। ठीक है, हिस्ट्री एंड देयर सोर्सेस पढ़ रहे हैं ना, तो तब क्या सोर्स होता था हिस्टोरियंस के पास में कि इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री लिखी जाए। तो व्हाट आर दी सोर्सेस टू स्टडी हिस्ट्री ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो हिस्टोरियंस स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो जी हां, जो आपने 6th क्लास में पढ़ के आए हो, जैसे 6th क्लास में पढ़ा था हमने, वो कॉइन्स की स्टडी करके क्या करते थे, हिस्ट्री लिखते थे। वो इंस्क्रिप्शंस, ऐसे पत्थरों पर लिखा हुआ जो रहता था, जैसे अशोक के टाइम पीरियड में हमने पढ़ा कितने सारे एडिक्ट्स लिखवाए गए, कितने सारे इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाया गया था, तो वो उससे मदद लेते थे कौन, हिस्टोरियंस। फिर हमने आर्किटेक्चर, तो जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी उस आर्किटेक्चर से वो सीखते थे और क्या करते थे, उस आर्किटेक्चर के थ्रू हिस्ट्री लिखते थे। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में कुछ बुक्स वगैरह जो लिखी जाती थी हाथों से, उनकी मदद से वो पढ़ते थे और हिस्ट्री लिखते थे कौन, हिस्टोरियंस। तो आया समझ में, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस अगर हम पढ़ें तो इस समय पे भी हिस्ट्री लिखना जरूरी था, और हिस्ट्री लिखने का जो अधिकतर सोर्सेस थे तो वो पुराने ही सोर्सेस थे, जिसमें जैसा जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, जो 6th क्लास में पढ़ा था कि कॉइन्स की मदद से, इंस्क्रिप्शंस की मदद से, आर्किटेक्चर की मदद से, और कुछ जो बुक्स हाथों से लिखी जाती थी जो जिंदा रह गई अभी तक, उन बुक्स की मदद से हिस्ट्री लिखी जाती थी। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड इन द पीरियड, और इस टाइम पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ने लगे। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ने लगे मतलब कि जो बुक्स थी, टेक्स्ट बुक्स थी, उनकी बढ़ोतरी देखने को मिली। उन बुक्स में क्या है, गिनती बढ़ने लगी कि हाँ बुक्स ज्यादा बढ़ रही थी, बुक्स के थ्रू मतलब रिटर्न मटेरियल हमें ज्यादा मिल रहा था और जिसके थ्रू हिस्ट्री लिखी जाती। तो जैसे जैसे कॉइन हो गया, कॉइन के थ्रू क्या लिखा जाता था, हिस्ट्री लिखा जाता था। ये इंस्क्रिप्शन हो गए, ये कुछ आर्किटेक्चर हो गया, ये सारी चीजें। और उसी के साथ साथ बढ़ क्या रहा था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, यानी बुक्स बढ़ रही थी। बुक्स के थ्रू भी, बुक्स को पढ़ पढ़ के
हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखा करते थे। अब देखो क्या है, तो जैसे जैसे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ता चले गया, ठीक है, थ्रू दिस पीरियड पेपर बिकम चीपर एंड वाज अवेलेबल मोर वाइडली। तो ये भी एक कारण रहा। जैसे अभी हम देखते हैं ना कि अब आजकल सारे लोग खूब इंटरनेट चलाते हैं। क्यों इंटरनेट चलाते हैं खूब? क्योंकि डेटा सस्ता हो गया है। जियो के आने के बाद से, सारी चीजों के बाद से डेटा सस्ता हो गया, तो इंटरनेट खूब चलते हैं। इंडिया में कंजम्पशन जो है बहुत स्पीड से बढ़ा है इंटरनेट का, ठीक है, ये तो एक अलग बात हो गई है। उसी के साथ साथ में अगर अगली चीज देखें तो यहाँ पे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो हैं, बुक्स जो थी वो बढ़ क्यों रही थी, बुक्स क्यों इंक्रीज हो गई थी? क्योंकि पेपर सस्ता हो गया था उस समय पे। थ्रू दिस पीरियड पेपर बिकम चीपर एंड वाज अवेलेबल मोर वाइडली। तो पेपर खूब मिल रहा था और सस्ता हो गया था, तो इसके चलते बुक्स भी बढ़ना चालू हो गई। अब बुक्स जो थी, तो बुक्स किस बारे में हुआ करती थी? पीपल रोट होली टेक्स्ट, ठीक है, तो अधिकतर लोग क्या धार्मिक किताबें लिखते थे इस टाइम पीरियड में। देखो ये टाइम पीरियड मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है अभी, तो सोसाइटी क्या थी? हाईली रिलीजियस सोसाइटी होती थी, बहुत ज्यादा धर्म से जुड़े हुए रहते थे। तो जो बुक्स बढ़ रही थी वो पीपल रोट होली टेक्स्ट, किताबें लिखते थे धर्म से जुड़ी हुई, भगवान से जुड़ी हुई, ठीक है, अलग अलग रिलीजन की अलग अलग बुक्स लिखी जाती थी। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स वर रिटन। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स मतलब क्या है कि रूलर्स जो हुआ करते थे ना, तो राजा के बारे में लिखते थे बहुत सारे। जैसे हमने मिनाज सिराज पढ़ा, तो वो क्या है, हिस्टोरियन थे वो, और अपने टाइम पीरियड के राजा और इन सारी चीजों के बारे में लिखेंगे। तो क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स वर रिटन, रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। तो अगर कोई मान लो संत हैं जैसे कबीर, तो संत के बारे में लिखा जाता था, ठीक है, जो सेंट्स होते थे उनके बारे में लिखा जाता था। पिटिशंस, अगर मान लो किसी ने राजा के दरबार में कुछ चिट्ठी लिख के पहुंचाई है तो उन्हें संभाल के रखा जाता था, ये सारी चीजें। जुडिशियल रिकॉर्ड्स, किसको क्या सजा सुनाई गई, ये सारी चीजें। तो इन सारी मटेरियल्स के बारे में बुक्स लिखी जाती थी। इन सारे इश्यूज के ऊपर रिटन रिकॉर्ड्स होता था, और वो रिटन रिकॉर्ड जो है अगर आज तक बच गया है, तो हमारे हिस्टोरियंस ने क्या किया है? हमारे हिस्टोरियंस ने उन रिटन रिकॉर्ड्स के थ्रू हिस्ट्री लिखने की कोशिश करी है। आया समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वर दी सोर्सेस अवेलेबल टू हिस्टोरियंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू विच दे रोट हिस्ट्री, हिस्ट्री उन्होंने उस हिसाब से लिखी होगी। तो सोर्सेस क्या थे? सोर्सेस कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, आर्किटेक्चर्स थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे। और ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, तो ये इनमें बहुत बढ़त देखने को मिली। क्यों? क्योंकि पेपर सस्ता हो गया था और ये सारा कंटेंट लिखा जाता था, ठीक है। दिस ऑल बिकम दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस के लिए अगर बात की जाए कि हिस्ट्री कहां से लिख रहे थे, तो यही सारी चीजें हिस्ट्री का सोर्स बनती है हिस्टोरियंस के लिए। बट हाउ इट वाज सर्कुलेटेड, सवाल ये भी उठता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, तो इतनी ज्यादा बुक्स तो प्रिंट होती नहीं होगी। ये भी एक सवाल था ना कि जब इतनी ज्यादा बुक्स नहीं है तो ये सारा सर्कुलेट कैसे होता था? बिकॉज देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस एट दैट टाइम। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो इन सारी चीजों को सर्कुलेट कैसे किया जाता था? सवाल ये है। तो सर्कुलेट कैसे किया जाता था, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। सर्कुलेट ऐसे किया जाता था कि सारी किताबें हाथ से ही लिखी जाती थी, और जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का एक अलग पार्ट पढ़ेंगे। जैसे अब यहां तक चीजें समझ में आई आपको कि हिस्टोरियंस जो थे, तो हिस्टोरियंस का सोर्स क्या होता था, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे सीधे बनेगा, तो हमें ध्यान रखना है। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ये सोर्स हो गया। लेकिन टेक्सचुअल रिकॉर्ड, फिर वही वाली बात आती कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड की तो लिमिटेशन होगी। लिमिटेशन क्यों? क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। तो सर्कुलेट कैसे करते थे हम? तो सर्कुलेट कैसे करते थे, तो वही चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उस समय पे सर्कुलेशन मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू होता था, हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती थी। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, मतलब जो हिस्टोरियंस होते थे तो वो हिस्ट्री लिखते थे, नो डाउट। अब जब वो हिस्ट्री लिखते थे तो वो हिस्ट्री लिखने के लिए किन सोर्सेस का इस्तेमाल करते थे, ये एक सवाल था। ठीक है, कि आप हिस्ट्री तो लिखोगे, लेकिन आप हिस्ट्री लिखते समय किन सोर्सेस का इस्तेमाल करोगे, सबसे बड़ा सवाल था हमारे सामने। अब जब ये सबसे बड़ा सवाल था, तो यहां पे देखो, मैंने आपको ये बताया था कि वो हिस्ट्री लिखने के लिए कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, इन सारी चीजों का यूज करते थे। उसी के साथ साथ में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो बुक्स लिखी जाती थी। ठीक है, बुक्स से भी वो हिस्ट्री लिखते थे। लेकिन अब सवाल ये भी आता कि उस समय पे इतनी ज्यादा बुक्स तो होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं तब। तो बुक्स कहां से आती थी? फिर मैंने आपको क्या बताया था कि बुक्स आती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, हाथ से लिखी जाती थी।
कौन लिखता था, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, वही चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब्स के बारे में। इज दैट क्लियर? तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो पहला सवाल आपके मन में यही आएगा, व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स, और दूसरा ये आएगा हु आर स्क्राइब्स, क्योंकि हेडिंग ही यही दी है ना। तो पहले मैन्युस्क्रिप्ट समझाता हूं मैं आपको। तो हैंडरिटन बुक्स यूजुअली कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज, ठीक है, एंड टेंपल्स, दे वर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? हैंडरिटन बुक्स होती है जिन्हें हाथ से लिखा गया है, और हाथ से लिखा गया है कब? बहुत पहले मतलब कब? जब ये मिडिवल पीरियड की टाइम पीरियड अगर बात करें, मिडिवल एंशिएंट टाइम पीरियड में जो लिखी जाती थी तब। क्योंकि आज तो आप बुक लिखते हो तो आज आपकी कोई इतनी वैल्यू थोड़ी करता है कि आप कॉपी बनाते जा रहे हो, इतनी सारी कॉपी बना देते हो, लेकिन वैल्यू नहीं होती कोई, हम ही थक जाते हैं कॉपी लिखते लिखते। लेकिन पहले क्या होता था? पहले लिखना भी एक आर्ट था, जिसे आता था उसकी बहुत वैल्यू होती थी। जैसे स्क्राइब्स के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो उस तरह से क्या है कि पहले हाथ से लिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता था। क्यों? क्योंकि हर इंसान नहीं कर सकता था। तो जो हैंडरिटन बुक्स होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था, जिसमें जो स्क्राइब्स होते थे वो लिखने का काम करते थे और बहुत सुंदर तरह से लिख देते थे चीजों को, ताकि क्या हो, आने वाली जनरेशन क्या कर सके, उसे पढ़ सके। क्योंकि उस समय पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उस समय पे कोई कैमरा नहीं होता था कि फोटो खींच के रख लो और डिजिटल फॉर्म में पढ़ लेंगे हम। तो बहुत सारे लिमिटेशन थे ना। तो उस समय पे जिसको जो आता था वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता था। तो जो जिन्हें लिखते आती थी बुक्स, वो हैंडरिटन बुक्स लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाती थी। और अधिकतर पैसे वाले लोग ही ये लिखवाने का काम करवा पाते थे। तो वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज, टेंपल्स, ये सारी जो चीजें हैं, यही लोग क्या कर पाते थे? यही लोग इन बुक्स को प्रिजर्व कर पाते थे, इन बुक्स को रख पाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने पास ला सकते थे। दे वर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। और इस तरह से जो हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उन्हें लाइब्रेरीज में रखा जाता था, आर्चिव्स में रखा जाता था। आर्चिव्स क्या होते हैं? तो आर्चिव्स कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें, मतलब लाइब्रेरी की तरह ही आप समझोगे तो भी सही है, कि जहां पे एक ऑफिशियल रूम होता है जहां पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, ठीक है, लेटर्स, ये सारी चीजें। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे आर्चिव्स होते हैं जहां पे क्या किया जाता है? इन सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो आर्चिव्स में जहां पे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को यहां प्रिजर्व करके रखा गया। ठीक, अब मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय स्क्राइब्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखता कौन था? तो जो लिखने वाला इंसान था वो कौन होता था? वो होता था स्क्राइब्स। आ गया समझ में? तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स इंपॉर्टेंट थी। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों है? क्योंकि उन्हें कोई लिखने वाला होता था, और जो लिखने वाला इंसान होता था उसे क्या कहा जाता है? उसे स्क्राइब्स कहा जाता था। ठीक है, आज भी जैसे हम देखें तो आज आप कौन हो? आप स्क्राइब हो एक तरह से, ठीक है, क्योंकि आप लिखते हो ना। जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे स्क्राइब्स इस तरह से होते थे। स्क्राइब्स जो होते थे वो क्या करते थे? तो मेडिवल टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम पीरियड में लिखते थे, बुक्स को लिखते थे, कॉपी करते थे, और लिखने के बाद में क्या करते थे? वो इस तरह से वेल्दी पीपल और उनके पैट्रोनेज में रहते थे। राजा अगर मुझे लिखते आएगा उस टाइम पीरियड में, अगर मैं एक स्क्राइब हूं तो मुझे राजा हायर करके रखेगा, राजा मुझे सैलरी देगा और राजा किताबें लिखवाएगा। तो ये काम होता था। एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। स्क्राइब की डेफिनेशन हमने आपको बता दी। स्क्राइब्स कौन होते हैं? दे वर दी एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स, जो फटाफट कॉपी कर लेते थे। जैसे आज हम टीपते हैं ना फ्रेंड की कॉपी में से, तो वैसे एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स होते थे जो एक बुक में से देख के दूसरी बुक में फटाफट लिख देते थे। हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड्स। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट और ये स्क्राइब, ये दोनों चीज मैंने आपको समझा दी। अब इनकी कहानी में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो कि एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, they also introduced small changes. How? ये सवाल आता है कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, कि स्क्राइब्स का काम कॉपी करना होता था। यहां तक समझ आ गया आपको? अब स्क्राइब्स जब एक कॉपी में, एक बुक में से देख के दूसरी बुक लिख रहे होते, कॉपी कर रहे होते, तो वो छोटे छोटे चेंजेस ले आते थे। कैसे चेंजेस ले आते थे? एक एग्जांपल बताता हूं, देखो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्या कि आप स्कूल नहीं गए थे, आपने नोट्स मांगे अपने दोस्त से, आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है, तो उसने जैसा लिखा है आप लिखते जा रहे हो, फिर आपको समझ में नहीं आया तो आपने वैसे ही डिजाइन बना दिए और बोल दिया कि हाँ सही लिखा होगा। आ गया समझ में? तो अब आपने हो सकता है गलत लिख दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कॉपी करते हैं किसी की कॉपी में से और हम गलत लिख देते हैं। तो वही स्क्राइब्स भी जब लिखते थे, तो जब वो कॉपी करते थे तो वाइल कॉपिंग दे इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस। हाउ? तो आया ना समझ में कि जब आप टीप रहे हो, लिख रहे हो, तो उस समय पे क्या कर दे रहे हो आप? उस समय पे कॉपी करते समय आप गड़बड़ कर देते हो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस ले आते हो। तो वही चीज यहां पे होती है कि दे इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस। अब ये जो स्मॉल चेंजेस आते हैं तो उसमें क्या होता है? दीज स्मॉल चेंजेस ग्रू सब्सिक्वेंटली ओवर फर्दर कॉपिंग। अब देखो क्या है, एक एग्जांपल, आपने आपके फ्रेंड से कॉपी ली,
आपने कॉपी किया, ठीक है, आप देख देख के लिखते जा रहे हो, तो अब आप जब देख के लिख रहे थे तो आपने कुछ गलती करी, फिर आपने आपकी कॉपी आपके फ्रेंड को दे दी, दूसरे तीसरे फ्रेंड को दे दी, तो उसने जब कॉपी किया होगा तो उससे भी समझ नहीं आएगा, तो उसने और बड़ी गलती कर दी होगी। तो वही चीज यहां पे होती है क्या कि दिस स्मॉल चेंजेस, जो स्मॉल चेंजेस पहले स्क्राइब ने किए तो वो स्मॉल चेंजेस सब्सिक्वेंटली ग्रू ओवर फर्दर कॉपिंग। तो जैसे जैसे और मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी होते चली गई और मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या किया गया, एक मैन्युस्क्रिप्ट्स के द्वारा जब दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई स्क्राइब्स के द्वारा, तो जितने ज्यादा कॉपीज बनी उतनी ज्यादा मिस्टेक्स वाइड होते चले गई, और कभी कभी इतनी वाइड हो गई कि मतलब ही बदल जाता था अलग अलग, ठीक है। तो सम टेक्स्ट बिकेम सब्सिक्वेंटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन। तो जो ओरिजिनल कॉपी होती थी और जो लास्ट कॉपी किसी स्क्राइब ने क्या किया होगा, कॉपी किया होगा, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता था, मैसेज बदल जाते थे, मैसेज बदलने के साथ साथ में उनका मीनिंग बदल जाता था। तो ये एक चैलेंज था, ये एक प्रॉब्लम था किस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पीरियड पे जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखा करते थे तो उनके पास सोर्स क्या होता था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, मतलब जैसे बुक्स में क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन लिखता था वो मैंने आपको बताया, और जब मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाती थी ये भी मैंने बताया। आया ना समझ में? उसका एक एग्जांपल देखेंगे। देखो हम अभी एग्जांपल जियाउद्दीन बिरानी के उससे समझेंगे हम, लेकिन उसके पहले एक चीज ये समझ लो कि ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम, दीज वर हैंडरिटन ऑफन क्रिएटेड कंफ्यूजन। अब देखो क्या है, इसका भी एग्जांपल मैं आपको जैसे अभी आप 7th क्लास में हो, अब आपकी 4th क्लास की कॉपी उठाइएगा और 7th क्लास की कॉपी अगर संभाल के रखी आपने 4th की, तो आप देखोगे कि आपने 4th में क्या लिखा है, 7th में क्या लिखा है, डिफरेंस आ गया, हमारी हैंडराइटिंग चेंज हो जाती है, हमारा लिखने का तरीका बदल जाता है, पैटर्न बदल जाता है। तो वही चीज यहां पे बताई गई कि जो ऑथर्स होते थे, जो बुक लिखते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, दे रिवाइज क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो जियाउद्दीन बिरानी ने जैसे जो बुक लिखी थी, जियाउद्दीन बिरानी ने अपना पहला क्रॉनिकल कब लिखा, 1356 में, और दूसरा क्रॉनिकल जो लिखा था वो 2 साल बाद लिखा था, मतलब 1358 में लिखा था। समय बदल गया। तो वैसे ही क्या होता था कि जब ऑथर्स क्या करते हैं कि वो अलग अलग टाइम पीरियड में बुक्स लिखते थे, तो अलग अलग टाइम पीरियड्स में बुक लिखते समय दीज वर हैंडरिटन, हाथ से लिखी जाती थी, तो ऑफन क्रिएटेड कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि राइटिंग चेंज हो जाती थी। तो आज जो पढ़ेगा उस समय पे लिखी हुई बुक, कब लिखी थी देखो 1356 में, उस समय पे लिखी हुई बुक को आज कोई पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो ही जाएगा, ठीक है। राइटिंग बदल गई, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो ये सारे चेंजेस होते थे और इन सारे चेंजेस के कारण क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट होता था, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल में क्या दिया गया है कि इन 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरीनी, ठीक है, तो ये है जियाउद्दीन बरीनी। जियाउद्दीन बरीनी एक हिस्टोरियन है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल एडवाइजर थे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह ये जो रूलर्स थे जिन्हें अभी हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं दिल्ली सल्तनत वगैरह, उसमें हम हर चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जियाउद्दीन बरीनी ने जब क्या किया, बुक लिखी, तो अपनी जो पहली क्रॉनिकल लिखी थी उन्होंने, वो कब लिखी थी, 1356 में। अब 1356 में जो बुक लिखी उन्होंने, और जो दूसरी बुक लिखी, अनदर वर्जन वाज रिटन 2 years लेटर, 2 साल बाद दूसरा वर्जन लिखा। तो 1960s तक हिस्टोरियंस को क्या लगता था कि जियाउद्दीन बरीनी ने सिर्फ एक ही वर्जन लिखा है। क्यों? क्योंकि इसे उन्होंने ऐसा समझ लिया कि हाँ जियाउद्दीन बरीनी की है, और जो दूसरा क्रॉनिकलर था तो वो एक तो मिला भी नहीं, लाइब्रेरीज में रखा रहता तो बड़ी मुश्किल से मिला, और दूसरी चीज समझ में नहीं आया होगा, लोगों को लगा होगा ये तो 2 अलग अलग लोगों ने लिखी है, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, उसके चलते हम क्या होते हैं, अधिकतर ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते थे। बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिखने में हैंडराइटिंग अलग हो गई, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल दी 1960s। तो 1960s तक हिस्टोरियंस को पता ही नहीं चला कि दोनों अलग अलग बुक्स है। क्यों? क्योंकि राइटिंग अलग हो गई थी, दोनों को ऐसा लगा कि सिर्फ एक ही बुक जियाउद्दीन बरीनी ने लिखी होगी, एक ही क्रॉनिकल जो है राजा का जियाउद्दीन बरीनी ने लिखा होगा। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होते थे। आया समझ में? इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, स्क्राइब्स कौन होते थे, और मैंने बताया क्या चैलेंज होता था जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते थे, तो उन्हें बहुत एक कह सकते हैं ना कि एक पैनी नजर रखना होती थी। दे वर रिक्वायर्ड टू हैव अ इंटेंस फोकस व्हाइल कॉपीइंग द टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि आप जब हिस्ट्री आज लिखोगे और पुराने सोर्स की मदद से लिखोगे, तो आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि वो पुराना सोर्स क्या बताना चाह रहा है, कब लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस बाद में पूरा का पूरा मतलब बदल देते थे। क्लियर है? तो इस वीडियो लेक्चर में हमने यही सारी चीजें डिस्कस करी है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। ये नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स कहां से आए और क्या है। देखिए कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। अब 1000 साल का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या क्या बदलाव आए, हम उन्हीं सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब जब हम उन्हीं सभी चीजों को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम, क्या कि जो बदलाव आ रहा था तो इस समय पे कुछ नए नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी आ रहे थे। अभी जो नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स आ रहे थे ये कौन से सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, क्या चेंजेस आए, इन्हीं सभी चीजों को, इन्हीं सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में हमने आपको मैन्युस्क्रिप्ट और स्क्राइब्स के बारे में बताया था, ध्यान रखिएगा उस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द ईयर बिटवीन 700 एंड 1750 हैज ऑब्जर्व्ड वैरायटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये जो टाइम पीरियड रहा हिस्ट्री का, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल, तरह तरह के अलग अलग सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं। क्या होते हैं सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में? तो इस टाइम पीरियड में जो सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, तो जैसे आप एग्जांपल देता हूं। अच्छा, सोशल और पॉलिटिकल क्या होता है? सोशल मतलब आपका सोशल साइंस नहीं, सोशल मतलब सामाजिक, ठीक है? तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस होता है। जैसे आप सोसाइटी में जिसमें रह रहे हो ना, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सोसाइटी भी कौन सी? वो वाली सोसाइटी नहीं जिसमें आप, जो आपका घर है जहां पे। सोसाइटी मतलब पूरा इन जनरल जो हमारा समाज है, ठीक है? तो उस सोसाइटी के बारे में और उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉलिटिक्स में क्या चेंज आ रहे थे उस समय पे? तो पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। अब ये देखो, तो ये कुछ नए ऐसे डेवलपमेंट हुए थे जिसके चलते आगे हिस्ट्री बदली है। स्पिनिंग व्हील आ गया था, इरिगेशन तो एक तरह से इनोवेशन है। ये पर्शियन व्हील का एग्जांपल दिया। अब क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा ना, ये जो व्हील रहता है, ये व्हील जब घूमता है तो ये क्या करता है, पानी को कैनल्स में एक तरह से चैनलाइज कर देता है और फिर वहां से इरिगेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी डिस्कवरीज हो गई थी। फिर स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, तो जो कपड़ा बनाया जाता था तो कपड़ा बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील, चरखा आ गया था। ये भी उस समय पे, देखो आज हमें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये भी कोई डेवलपमेंट की चीज है क्या? ये तो ठीक है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब ये पहली बार आया होगा तो सोचो कितना अपने आप में एक अचीवमेंट रहा होगा। आज हम कॉपी पर लिखते हैं, लिखते लिखते हम इतना थक जाते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि कब पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। लेकिन सोचो जब पहली बार ऐसे लिखने की कला डेवलप हुई होगी, जो आर्ट फॉर्म है, आर्ट ऑफ राइटिंग, व्हेन इट वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ गुड इट वाज, ठीक है? कितना अच्छा लगा होगा लोगों को ये जान के, ऐसा मतलब एक अचीवमेंट हुआ होगा कि यार हम लिख सकते हैं। वही वाली चीज है कि आप जब साइकिल चलाना सीखते हो तो बचपन में आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। लेकिन अगर आप जब बहुत बड़े हो जाओगे, कार वगैरह, एरोप्लेन वगैरह सब चलाना सीख लोगे, तब आपसे फिर साइकिल चलाने की बात पूछी जाए तो आपको लगेगा हाँ बहुत नॉर्मल है साइकिल चलाना। तो वही वाला रहता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हमने ये डेवलपमेंट कर लिया है। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, तो अभी तक लड़ाइयां किससे लड़ी जाती थी? अभी तक लड़ाइयां लड़ी जाती थी मार्कर से नहीं, तलवारों से, ठीक है? तो अभी तक लड़ाइयां तलवारों से लड़ी जाती थी। अब क्या डेवलप कर दिया गया? फायर आर्म्स। तो ये जो फायर आर्म्स डेवलप हुए थे ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है? तो इस सेंस में क्या है कि ये सारे जो अचीवमेंट्स हासिल किए, सारे अचीवमेंट जो अचीव किए थे वो क्या थे? वो अपने आप में बताए थे कि सोशल मतलब सोसाइटी में, या फिर कह लीजिए कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, ठीक है? अराइवल ऑफ न्यू फूड्स एंड बिवरेजेस, इसी के साथ साथ में क्या हो रहा है, सोसाइटी में नए नए प्रकार के खाने आ गए थे। अभी नया खाना कहां से आया था? भगवान देके गए थे ऊपर से? जी नहीं, मतलब था पहले से ही वो, लेकिन उसे डिस्कवर किया। मतलब जैसे डिश हम कुछ बनाते बनाते एक डिश बनाना सीख जाते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे क्या है, नया खाना, न्यू टाइप ऑफ क्रॉप्स वर डिस्कवर्ड। बिवरेजेस, पीने वाली चीजें मतलब जैसे चाय, ठीक है? टी, तो टी क्या है, डिस्कवर की गई थी कि हाँ टी को पिया जा सकता है। तो उसी तरह से अगर न्यू फूड्स में देखा जाए तो पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, ठीक है, टी एंड कॉफी, तो ये सब सारी चीजें आई। ये कैसे आए? तो डिस्कवर किया लोगों ने। जैसे चाइना में टी की डिस्कवरी हो गई, ठीक है? कॉफी जो है तो ये मिडिल ईस्ट वगैरह में, पोटैटो वगैरह जो था तो ये अमेरिका में डिस्कवर किया गया। तो इस तरह से क्या है कि नया नया खाने की अगर बात की जाए, फूड हैबिट्स में बात की जाए, तो ये सारे डिस्कवरीज किए गए, ठीक? Although along with all this new ideas also came in subcontinent। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे अभी हमने सारी फिजिकल चीजें देखी कि हाँ ये पर्शियन व्हील बना इरिगेशन के लिए तो दिख रहा है, चरखा बना, जो स्पिनिंग व्हील बना तो वो दिख रहा है हमें, फायर आर्म्स दिख रहे हैं,
न्यू क्रॉप्स दिख रही हैं, बेवरेजेस, सारी चीजें दिख रही है। लेकिन इसी के साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें भी नई आई जो पहले नहीं थी, पहले दिखती भी नहीं थी और आज भी नहीं दिखती है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आइडियाज, आइडिया किसी को दिखता है क्या? आइडिया के सिम के अलावा बाकी दूसरे आइडिया किसी को दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आइडिया तो हमारे अंदर विचार होते हैं ना, फिर हम उनको बताते हैं किसी को। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या दे रहा हूं? एक आइडिया दे रहा हूं ना मैं। तो वैसे ही क्या होता है कि समय के साथ साथ में लोगों ने नए नए आइडियाज डेवलप किए, नए तरीके से सोचना चालू किया। तो अलॉन्ग विथ ऑल दिस न्यू आइडियाज ऑल्सो केम इन सब कॉन्टिनेंट। नए आइडियाज सब कॉन्टिनेंट में आए। नए आइडियाज कैसे आए? तो नए आइडियाज आए मतलब मान लीजिए किसी चीज की फिलॉसफी आ गई, किसी चीज की, ठीक है, किसी चीज की फिलॉसफी आप कोई बैठ के सोच रहा है तो वो बताता है कि ह्यूमन नेचर तो ऐसा होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं तो वो सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है, पावर हंग्री होते हैं, वो हमेशा अपने हाथ में पावर लेना चाहते हैं। तो ये आइडियाज लोगों ने उस तरह से बातें करना चालू करी थी। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा मोबिलिटी देखने को मिली। ज्यादा मोबिलिटी देखने को मिली मतलब कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? लोग टूरिस्ट बन गए थे क्या? जी नहीं, लोग मूव करते थे ताकि क्या, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, उन्हें नया काम मिल जाए, उन्हें दो पैसे ज्यादा कमाने को मिल जाए। तो दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल। किसका मूवमेंट हो रहा था? लोगों का। अब लोग क्यों मूव करते थे? तो वही इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब काम की तलाश में। कभी हो सकता है कोई राजा अपना पूरा राजपाट छोड़ के किसी दूसरे राजपाट में चले गए ताकि उन्हें वहां पे क्या मिल जाए, एक अच्छी जमीन मिल जाए, सारी चीजें। तो इस तरह से क्या होने लगा? मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो लोग ये आशा करके जाते थे कि हाँ कहीं और अच्छा कुछ मौका मिल जाएगा, चलो यहां से मूव कर लेते। तो इस तरह से लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या होता है? अब जैसे जब लोग मूव कर रहे थे तो धीरे धीरे क्या होते चले गया कि ये ट्रेड के चक्कर में, लड़ने के चक्कर में मूव करते थे तो नए नए ग्रुप्स इमर्ज होकर आने लगे। तो जो नए नए ग्रुप्स इमर्ज होकर आ रहे थे उनमें से एक इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा था? राजपूत्स का। अब क्या है ये ग्रुप, मैं आपको समझाता। देखो तो वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत्स, ठीक है। तो राजपूत्स एक ग्रुप बना जो उस समय पे, अगर जैसे देखा जाए, हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? 700 से 1750 के बीच की। तो इस हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में एक ग्रुप जो था वो इंपॉर्टेंट बना, ठीक है, वो था राजपूत्स का ग्रुप। अब राजपूत शब्द कहां से आता है? देखो, राजापुत्रा, ठीक है। राजापुत्रा मतलब क्या होता है? सन ऑफ द रूलर। जो राजा के बेटे होंगे तो राजापुत्रा हो जाएंगे, ठीक है, राजा का पुत्र, राजापुत्रा। तो राजापुत्रा से निकल के क्या आ गया? राजपूत, राजपूत निकल के आ गया। तो इस तरह से क्या है कि ये जो टर्म थी, ये टर्म यूज की जाने लगी किसके लिए? ये टर्म्स यूज की जाने लगी रूलर के लिए, रूलर के बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ये टर्म सिर्फ रूलर्स और रूलर्स के बच्चों तक ही सीमित रही। द टर्म इंक्लूडेड रूलर्स, सोल्जर्स को भी यूज किया गया। जो अगर आप वर्ण सिस्टम देखोगे 6th क्लास में पढ़ा था, कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो काम के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को, ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया था चीजों को। तो वही चीज यहां पे भी होती है क्या कि द टर्म इंक्लूडेड रूलर्स, सोल्जर्स, क्षत्रिय एंड कमांडर्स। तो सोल्जर्स वगैरह क्षत्रिय ग्रुप के जो लोग रहते थे उन्हें भी राजपूत कहा जाने लगा। हु सर्व्ड इन दी आर्मीज, ठीक है। तो जो आर्मी वगैरह में काम करते थे उन्हें भी राजपूत कहा जाने लगा। तो रूलिंग क्लास, फाइटिंग क्लास जो थी उसे किस टर्म से लेबल किया गया? राजपूत से लेबल किया गया। और इसमें क्या है? एक शेवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, दिस वाज कॉइन्ड फॉर दीज पीपल्स। जैसे जो ये कम्युनिटी थी, राजपूत कम्युनिटी, तो इनके लिए क्या किया गया? इनके लिए एक शेवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट टर्म किया गया, टर्म इस शब्द को कॉइन किया गया। अब ये शेवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? देखो, तो ये यूरोपियन कंसेप्ट है। इस शब्द का, शेवलरिक का मतलब ये होता है कि किसी के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होना, क्वालिटीज सच एज एक्सट्रीम वेलर, बहुत क्या होना, एक तरह से शौर्य होना, ठीक है, एक्सट्रीम वेलर and a greater sense of loyalty were attributes to the Rajput by poets and bards, ठीक है। तो जो लोक कथाएं सुनाते थे ना, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बोर्ड्स नहीं है, ब्रैड्स हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम देखें उस चीज को, तो ये शेवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट को क्या किया गया था? एट्रीब्यूट किया गया था राजपूत के लिए। बताया गया था कि राजपूत जो होंगे, राजपूत रूलर्स जो थे, तो वो उस समय पे क्या थे? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेलर, बहुत शौर्य था, बहुत ज्यादा लॉयलिटी थी। इन सारी चीजों को एट्रीब्यूट किया राजपूत के लिए। और ये कौन ऐसा बताता था उन्हें? तो जितने भी पोएट्स होते थे, ठीक है, जो लोक कथाएं सुनाने वाले ब्रैड्स होते थे, तो वो सारे लोग ये काम करते थे, ठीक है। अब इसी की तरह जैसे हमने एक ग्रुप तो ये देख लिया कि एक ग्रुप किसका बन के आया? वन
ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वाज राजपूत। तो इसी तरह से दूसरी और भी कम्युनिटीज, दूसरे नए नए और सोशल ग्रुप, हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो और कौन कौन से ग्रुप्स इमर्ज होके आए, तो और जो ग्रुप्स इमर्ज होके आए तो सिमिलरली अदर सोशल ग्रुप्स सच एज मराठास। अब देखो मराठास का भी एक अपना बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। कैसे कि मराठास जो रूलर थे, मराठा रूलर्स में छत्रपति शिवाजी ये सारे, ठीक है, तो मराठास के टाइम पीरियड को भी उन्होंने क्या बोल दिया कि एक इंपॉर्टेंट ग्रुप इमर्ज हो क्या है, मराठा, सिख रूलर्स, जाट्स, अहोम्स, ये नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स, ठीक है, कास्ट थे। अब जो स्क्राइब्स थे हमने पढ़ा था, भी मैं कहा था आपको स्टार्टिंग में, पिछले वीडियो में स्क्राइब्स पढ़े थे, तो स्क्राइब्स को भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरह क्या किया गया, कंसीडर किया गया, जिन्हें कास्ट से कंसीडर किया गया है। स्क्राइब्स और जो जितने सेक्रेटरी जो राजा के यहाँ काम करते थे उन लोगों का एक ग्रुप बन के आ गया। तो इमर्ज एज द पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में हमने देखा क्या कि पहले तक एंशिएंट पीरियड में सिर्फ जो अधिकतर रूलिंग क्लास हुआ करती थी वो डोमिनेट करती थी, लेकिन अब क्या है कि अब क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मोबिलिटी थी यहाँ पे, दिस पीरियड दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। तो इस मोबिलिटी के चलते, मूवमेंट के चलते क्या होने लगा, इस मोबिलिटी, इस मूवमेंट के चलते लोगों ने अलग अलग शब्द यूज करना स्टार्ट कर दिए अलग अलग ग्रुप्स के लिए, और कुछ नए ग्रुप्स इमर्ज होके आए। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने यही सारी चीजें पढ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमरजेंस ऑफ जातीस पढ़ेंगे कि जाति जो आज हम बोलते हैं ना, आप इस इंसान की यह जात है, इस जाति को बिलोंग करता है, तो ये जाति शब्द कहां से निकल के आया, कैसे डेवलप हुआ, उन चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ जातीस। ये हमारा सब टॉपिक है। किस टॉपिक का? जो हम देख रहे थे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, पिछले वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने देखा मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, तो नए नए ग्रुप्स जैसे राजपूत, मराठास, सिख, अहोम्स, ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स जो थे वो क्या होने लगे, वो सोसाइटी में आ गए। अब जब अलग अलग ग्रुप्स सोसाइटी में आए तो इन अलग अलग ग्रुप्स के आने से क्या होता है कि सोसाइटी और डाइवर्सिफाई होती जाती है, सोसाइटी में नए पुराने सोशल ग्रुप्स आ जाते हैं। अब ये जो सोशल ग्रुप्स आते हैं तो इन्हीं का और एक एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है, इन्हीं का एक और एक्सटेंडेड वर्जन होता है जातीज। अब जाति क्या होती है, देखो, तो जाति यानी अगर इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो जाति यानी कास्ट। हर इंसान की अलग अलग कास्ट होती है। कभी आपने ऐसे सोचा है कि आपको ये कास्ट कहां से मिली, कहां से मिली ये कास्ट, बताओ मुझे। तो आप बोलोगे हमारे पेरेंट्स की वो कास्ट थी तो हम भी उसी कास्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स को कहां से मिली वो कास्ट, तो आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिली, उनके पेरेंट्स को कहां से मिली है, उनके पेरेंट्स से मिली है। तो उसी तरह से अगर आप ये अगर साइकिल को देखोगे, इस लास्ट अगर कड़ी तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो क्या समझ में आएगा कि कहीं से तो जाति बनी होगी ना, तो जाति बनी कहां से, सोचिए जरा 2 मिनट। तो वो जाति कहां से बनी, हम आपको वो समझाते हैं। देखो, तो क्या होता है, पहले सब कुछ जंगलों में होता था, जंगलों में होता था, अधिकतर लोग क्या होते थे, आदिवासी हुआ करते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी, सब जंगलों में रहते थे, इस तरह से सोसाइटी जी रही थी पहले, ठीक। तो अब क्या होता है, जब, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सोसाइटी जंगलों में, कुछ मेन स्ट्रीम होते थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट। बहुत पहले, आज से हजारों लाखों साल पहले, हजारों साल पहले की बात करते हैं, ठीक है। तो आज से हजारों साल पहले जब सब जंगलों में रहा करते थे, तो जब जंगलों को काटना चालू किया गया तो व्हेन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ड्यू टू द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट चेंजेस इन द हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जो रहने की जगह होती है, ठीक है, रहने की जगह होती है। जैसे हैबिटेट का मतलब अगर आपको समझाएं तो पोलार बियर का हैबिटेट कहां होगा, पोलार बियर का हैबिटेट होगा हाई एल्टीट्यूड्स पे जहां बर्फ वगैरह जमी रहे, तो उसे हैबिटेट कहा जाता है, जो रहने की जगह होती है। अब जब जंगलों को काटा गया तो यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे, ठीक है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे ना, जो जंगलों में घूमते रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनके हैबिटेट में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप उनके घर को खत्म कर दे रहे हो, तो वो लोग कहां आ जाएंगे, जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो, तो वो कहां गए, दे स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट। तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स अब क्या करते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स अब जंगलों से बाहर निकल के कहां आ जाते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स अब जंगलों से बाहर निकल के जमीन पर आ जाते हैं। पहले भी जमीन पर थे, ऐसा नहीं कि पहले हवा में उड़ रहे हैं, तो जमीन मतलब कि वो मेन सोसाइटी में आ जाते हैं, वहां पे वो खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम
पीजेंट्स, ठीक है, सब किसान बन गए। तो जो कभी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, जो जंगलों में घुमा करते थे, वो लोग अब क्या बन गए हैं, दे बिकेम पीजेंट्स, ठीक है, किसान बन गए वो, ठीक है। अब दे बिकेम पीजेंट्स, स्लोली दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी एंड बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इन्होंने दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी एंड बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। तो अब वो क्या करते हैं, वो एक लार्ज बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए। देखो पहले क्या था, जैसे ये पूरी दुनिया थी, तो वो सिर्फ ये अपने जंगलों में रहा करते थे, बाकी जो लोग रह रहे हैं दुनिया, ये लार्ज जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी दूसरी, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन जब हमने क्या कर दिया, उनके इन जंगलों को हटा दिया, अब जंगल तो हट गए, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग धीरे धीरे ये जो सोसाइटीज है, इन सोसाइटीज के साथ में रहना स्टार्ट कर देंगे। स्लोली दे बिकेम दी पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है। तो स्लोली दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी एंड बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। आगे ना समझ में स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, कि अब वो जंगलों से बाहर निकल के आके लोगों में मिल घुल गए, ठीक है, जैसे हम लोग मिलजुल जाते हैं ना किसी के साथ, वैसे। फिर क्या होता है, अब देखो वो किसान भी बन गए थे, मैंने आपको बताया था, खेती करने लगे थे। तो अब खेती करने लगे तो क्या होता है कि कुछ लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ लोग लॉस में जा रहे हैं, तो उनके बीच में इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक। किसके बीच में, जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले जो सोसाइटी जंगलों में रहा करती थी, जो ग्रुप जो थे वो जंगलों में रहा करते थे, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आते हैं, वो घुल मिल जाते हैं, घुल मिल जाने के साथ में उनके बीच में डिफरेंस डेवलप हो जाते हैं। पहले जंगलों में रहते थे, सब एक जैसे थे, सब समान थे, लेकिन अब क्या हो गया, किसी ने पैसा कमा लिया तो वो बड़ा आदमी बन गया, किसी ने पैसा नहीं कमा पाया तो छोटा आदमी रह गया। तो इनके बीच में इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं। अब जब इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस डेवलप होते हैं, तो ये इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस के चलते क्या होता है, विथ मोर डिफरेंशिएट सोसाइटी पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीस और सब कास्ट। अब क्या होता है कि जितनी ज्यादा डिफरेंसेस रहेंगे, जितना ज्यादा सोसाइटी डिफरेंशिएटेड होगा, जितने ज्यादा क्या होंगे, मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस आ गए, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो जितने ज्यादा डिफरेंसेस डेवलप होंगे उसके चलते क्या होगा, उसके ज्यादा लोगों में और उतना ज्यादा क्या होते जाएगा, डिवाइड होते जाएगा। ऐसा रहता है ना कि क्या आप 4 लोग हैं, 4 लोग में से क्या होता है, 4, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, इस चीज को ऐसे नहीं लेना है। 4 लोग हैं तो 4 लोग में से क्या होता है कि 2 लोगों को फुटबॉल पसंद है, 2 लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो हमारे बीच में क्या हो जाता है, एक तरह से डिफरेंस डेवलप हो जाता है। अब फुटबॉल और क्रिकेट के साथ साथ डिफरेंस हो गया, उसी के साथ साथ में इनको दिन में खेलना पसंद है, इनको रात में खेलना पसंद है, तो और डिफरेंस क्रिएट हो गया। किसी को कह सकते हैं कि स्कूल्स में खेलना पसंद होता है, किसी को स्कूल के बाहर खेलना पसंद होता है, तो और डिफरेंसेस और डिवाइड होते चलेगा। तो जितना ज्यादा लोग अलग होंगे, जितने ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, तो सोसाइटी उतनी डिवाइड होते चली जाएगी। उस समय की बात बता रहा हूं। तो उसी के चलते क्या होता है, उसी के चलते जातीस और सब कास्ट, ठीक है, जाति या फिर सब कास्ट कहा जाता है जिसे, वो बनते चले गए। देखो पहले सोसाइटी क्या थी, पहले सिंपल सोसाइटी थी, 4 वर्ण हुआ करते थे। 4 वर्ण कौन कौन से थे, 4 वर्ण में हम कहें तो ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से 4 वर्ण हुआ करते थे, और ये चारों वर्ण को क्या कर दिया गया था, चारों वर्ण को काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो भी मेन सोसाइटी में मिल गए। फिर हमने आपको बताया नए नए सोशल ग्रुप इमर्ज हो रहे थे, जैसे राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम। तो ये सारी चीजें क्या बताती है, ये सारी चीजें इस चीज को दर्शाती है कि अभी तक जो सोसाइटी सिर्फ 4 ग्रुप्स में थी, उसमें और डिवीजन आ जाएंगे, तो जातीस बन गई है, या फिर उसे सब कास्ट भी कहा गया, तो अलग अलग। अब ब्राह्मण में भी हम देखते हैं कितने सारे ब्राह्मण होते हैं, कोई बोलता है शर्मा है, कोई बोलता है कि हम मिश्रा हैं, तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे सब ग्रुप्स बन गए। तो वही चीज यहां पे होती कि सब कास्ट में डिवाइड होते चले गए और जातीस में डिवाइड होते चले गए। क्लियर है ना, तो ये इस बारे में था। अब आगे अगर इसी चीज को देखें तो जातीस वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिटा देते हैं, ठीक है, वो लिख रहा था। तो अब देखो यहां पे क्या होता है, जातीस वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने आपको बताया कि सबकास्ट तो बन गई, जातीस तो बन गई, तो दीज जातीस वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। तो वो उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर जातीस को और ज्यादा डिवाइड कर दिया गया। जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई लड़ाई वड़ाई करता था तो उसकी जाति को क्या कंसीडर किया गया, अपर कास्ट कंसीडर किया गया, उसे क्षत्रिय मान लिया गया, उसे रूलिंग क्लास का इंसान मान लिया गया। तो ये जाति जो थी, दिस वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनके ऑक्यूपेशन पर उसे क्या कर दिया गया, बेस कर दिया गया कि अगर मान लो कोई साफ सफाई करता था तो उसे क्या बोल दिया गया कि ये लोअर कास्ट का इंसान है, इसकी जाति कौन सी है, नीची जाति है। इस तरह से सोसाइटी में, देखो आप सोचते होंगे ना कभी कभी कि जाति किसने बनाई है, ऐसा क्यों डिवीजन आ गया, तो वो गलती यहीं से होते चले गई कि हमने क्या करा कि हमने जैसे जैसे डिफरेंसेस बढ़ते चले गए तो डिवाइड करते चले गए लोगों को,
सोसाइटी के अंदर लोगों ने जो भी उस समय पे बड़े हुआ करते थे उन लोगों ने डिवाइड कर दिया, और वो डिवाइड और ज्यादा स्ट्रिक्ट होते चले गए, वो लोगों के बैकग्राउंड पे बेस्ड हो गए, लोगों के ऑक्यूपेशन पे बेस्ड हो गए। लेकिन पहले क्या था, पहले ऐसा था कि जो जो काम करेगा उस हिसाब से उसकी जाति चेंज हो जाती है, लेकिन बाद में इसको बाय बर्थ कर दिया कि मतलब अगर कोई शूद्र के यहाँ पैदा हुआ है, कोई साफ सफाई करने वाले के यहाँ पैदा हुआ, तो वो वहीं पर रहेगा, वो और दूसरा काम नहीं कर सकता। तो बाद में इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत में तो ये सिर्फ काम के बेसिस पे था, ठीक है। अब क्या होता है, रैंक्स वेर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, और अब जब क्या होता है कि इस तरह से जब ये बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है ना, तो यहां पे इनकी रैंक्स को भी फिक्स नहीं किया गया परमानेंटली। रैंक्स को कैसे फिक्स नहीं किया गया कि पहले मैंने वही कहा कि पहले सिस्टम ऐसा था, आप बदल सकते हो। मान लो आप शूद्र के यहां पैदा हुए, लेकिन आप बहुत पढ़ लिख लिया, आप तो आपका काम क्या हो गया, पूजा पाठ करने का, तो आप ब्राह्मण बन जाओगे। पहले चेंज हो जाती थी चीजें, ठीक है। तो दिस रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, तो जो सब जातीज बनी थी, सब कास्ट बनी थी, जातीज बनी थी, ठीक है, तो वो क्या थी, वो उनके बैकग्राउंड, उनके ऑक्यूपेशन पर बनी थी, और उसे चेंज कर दिया जाता था आसानी से। पहले बता रहा हूं ये, लेकिन बाद में चीजें बदलेगी, ठीक है। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और ऐसा भी रहता था कि ये पूरा जैसे विश्व था, तो यहां पे किसी जाति को बहुत अच्छा माना जाता था, तो वहीं पे किसी जाति को दूसरे एरिया में क्या किया जाता था, उसी जाति को दूसरे एरिया में अच्छा नहीं माना जाता था। तो इस तरह से जो स्टेटस होते थे, ठीक है, जाति इसके, दे वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर आप जाओगे तो वेरी करती थी ये सारी चीजें। जातिज फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। अब देखो क्या है, अब हमने आपको बताया जैसे सोसाइटी थी, सोसाइटी में क्या हो गया, अलग अलग जातिज बन गई, ठीक है, अलग अलग जातिज बन गई। मतलब ये एक विलेज है, ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम, ये पूरा एक विलेज है। अब ये विलेज में क्या हो गया, ये विलेज में अलग अलग जातिज बन गई, 4-5 जातिज। अब ये जातिज जो है तो क्या होता है कि ये जाति ए जो है, तो ए जाति के लोगों ने अपने लिए खुद रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए, ताकि वो अपने लोगों का कंडक्ट जो है, अपने लोगों का जो पूरा दिनचर्या है उसे कंट्रोल कर सके, अपने लोगों को कंट्रोल कर सके। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये जो रेगुलेशंस बनाए थे, तो दीज रेगुलेशन वेर एनफोर्स्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स। अब क्या होता था कि ये रेगुलेशन आपने बना तो लिए हैं, अब ये पूरी जाति में लोग सुनेंगे किसकी बात, तो जो सबसे एल्डर होते थे, ठीक है, जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते थे, तो उन बड़े बुजुर्ग की बातें मानी जाती थी, और वो बड़े बुजुर्ग जो होते थे तो वो जाति पंचायत बनाते थे। जाति पंचायत मतलब कि एक जाति के लोगों को एक पंचायत, एक एल्डर के अंडर में गवर्न किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सब ये अपने अपने रूल्स बना लेंगे, तो ऐसे तो विलेज की तो फिर कुछ बात ही नहीं रह जाएगी, विलेज की तो कोई सुनेगा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। जातिज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ विलेजेस। अब वो जातिज जिन गांवों में रह रही थी, बड़ा यूनिट जो मैंने बताया था विलेजेस, तो वहां पे अपने ग्रुप की तो बात मानना ही मानना रहता था, उसी के साथ साथ में क्या करना रहता था, पूरे गांव की, पूरे विलेज की भी बात मानना रहता था। मतलब विलेज के जो रूल्स रेगुलेशन होते थे उन्हें फॉलो करना रहता था, ठीक है। और ये जो विलेज का हेड होता था वो कौन होता था, अधिकतर इट वाज गवर्न बाय चीफिशियंस, ठीक है। तो जो चीफ होते थे, विलेज चीफ जो होते थे ना, सरदार जो होते थे गांव के, वो क्या करते थे, वो पूरे गांव को संभालते थे, जिसके अंदर अलग अलग जातिज रहती थी, और जातिज अपने रूल्स रेगुलेशन बनाती थी अपने लोगों को संभालने के लिए। इस तरह से सिस्टम बनता चले गया, ठीक है। फिर क्या होता था, टुगेदर दे फॉर्म ए स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और इसी तरह से 4-5 गांव बन के एक राज्य बन जाता था, ठीक है, माहेश्मती साम्राज्य बन जाता था। तो उस तरह से क्या होता है, उस तरह से ये एक स्टेट बन जाया करता था। ये सिंपल सा सिस्टम था पहले। अब जरा आप रिकॉल करते हैं हम एक बार जल्दी से, देखो क्या क्या पढ़ा हमने इमरजेंस ऑफ जाति में देखा कि किस तरह से जब लोग जो थे तो जंगलों से निकल के जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो सोसाइटी में आके रहने लगे, खेती किसानी करने लगे, तो उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया। अब जब ये डिफरेंसेस बढ़ते चले गए तो उनके बीच में डिवाइड आ गई, और वो डिवाइड किस फॉर्म में आ गई, जातीस के फॉर्म में, जातीस या सब कास्ट। अब देखो पहले इंटरेस्टिंग चीज ये होती थी कि पहले जो जातियां बनी थी शुरुआत में, तो ये ऐसा नहीं कि आज हम जैसे देखते हैं फिक्स्ड बस की जो जिस जात में पैदा हो जाएगा वो उसी जाति को बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता था, बैकग्राउंड के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाती थी चीजों को, कि कोई कुछ काम करेगा तो उसकी कास्ट ये होने वाली, वो उस जाति को बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन फिर हम क्या देखते थे कि ये जो जातिज थी, तो जातिज जो थी अपना ग्रुप बनाती थी, इनके अपने रेगुलेशंस होते थे, इनकी जाति पंचायत होती थी, जहां पे जो एल्डर्स होते थे वो अपनी जाति के लोगों को संभालते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो गांव की बात नहीं मानते थे। एट द सेम टाइम दे वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ विलेजेस। तो जो गांव होते थे पूरे के पूरे, उन गांव के रूल्स रेगुलेशन को भी उन्हें क्या करना होता था, फॉलो करना था। तो यही सारी चीजें क्या पढ़ी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी बुक के हिसाब से सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एक एक चीज को हम समझाते चल रहे हैं। जैसे इमरजेंस ऑफ जाति वाला जो टॉपिक था, तो ये कहां मिलेगा आपको,
ये आपको न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे तो उसी का एक सब टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जाती है इसका, तो इसलिए हमने इसे अलग से डील किया है। क्लियर है? ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे नए नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज होकर आते हैं, कैसे जाति इमर्ज होकर आती हैं। ठीक, तो एक तो हमने ये देखा कि जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड जो हम 7th क्लास में पढ़ने वाले हैं 700 से लगाकर 1750 तक, तो इस पूरे टाइम पीरियड में क्या क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड में कुछ जो बदलाव आ रहे थे, जो मेजर चेंजेस आ रहे थे, वो आ रहे थे रीजन और एम्पायर में। मतलब अगर आप ऐसे भी देखें कि रीजनल एम्पायर्स में बदलाव आ रहे थे। रीजनल एम्पायर क्या होता है, कैसे बदलाव आ रहे थे, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, लार्ज स्टेट्स लाइक चोलास पढ़ा था 6th क्लास में, चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, इस साल भी पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 में, 3 में, 4 में। ठीक है, हर चैप्टर में एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे, अलग अलग एक एक एम्पायर को। ये मिडिवल पीरियड के एम्पायर है, प्रोमिनेंट एम्पायर जो बहुत ज्यादा जिनका दबदबा था, जिनकी बड़ी सी एम्पायर थी, उन सारे रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लार्ज स्टेट्स लाइक चोलास, तुगलक्स, मुगल्स एनकम्पास्ड मेनी रीजन्स। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत सारे रीजन्स हुआ करते थे। बहुत सारे रीजन कौन कौन से हुआ करते थे? तो अब ये जो एरियाज हैं, जैसे अगर आप देखोगे मुगल्स का टाइम पीरियड देखोगे, तो जो इंडिया है ना हमारा, आज का इंडिया जितना बड़ा है उससे भी ज्यादा टेरिटरीज मुगल एम्पायर के पास थी। मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड थे, उन्होंने इधर अफगानिस्तान वगैरह, ठीक है, मतलब जैसे अफगानिस्तान आज तो एक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट नेशन हो गया, लेकिन उस समय पे उन्होंने पूरा, मुगल्स ने सिर्फ नीचे का इतना ये छोड़ा था, बाकी पूरा ये कब्जा कर लिया था और यहाँ बाहर भी तक चले गए थे। तो इस तरह से मुगल्स का एम्पायर कितना बड़ा था। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, क्या कि लार्ज स्टेट्स लाइक चोलास, तुगलक्स और मुगल्स एनकम्पास्ड मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन हुआ करते थे उनके पास में। ठीक है, और सारे रीजन्स के ऊपर एक ही परचम फहराता था। वो किसका परचम? जैसे मुगल एम्पायर अगर कहा जाए, वैसे ही चोलास का भी एक बड़ा सा एम्पायर था साउथ इंडिया में। तुगलक जब दिल्ली सल्तनत के लोग आए थे तब उनका भी बड़ा एम्पायर था। मुझे पता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुगलक्स कौन, मुगल्स कौन, क्यों? क्योंकि अभी हमने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। लेकिन आप इतना आइडिया रखो कि अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग रूलर्स जो थे ना, तो इन रूलर्स के बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग दी दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। अब देखो ये क्या है, प्रशस्ति क्या है, गियासुद्दीन बलबन कौन है, दोनों समझाता हूं मैं आपको। तो यहां पे एक एग्जांपल वही बताया गया है कि प्रशस्ति, पहले मैं बताता हूं प्रशस्ति इस तरह से क्या होता है, ये मेटल की जो प्लेट्स होती थी, ठीक है, इन्हें पहले पेपर नहीं चलता था जैसे उस टाइम पे, तो पेपर नहीं होता था, तो इस तरह से प्रशस्ति में क्या लिखा जाता था, राजा के बारे में कुछ लिखा जाता था। अधिकतर राजा, रूलर जो हुआ करते थे उनके बारे में इस तरह की प्रशस्ति वगैरह पे लिख दिया जाता था, ताकि क्या हो, ताकि आने वाले समय में इसे प्रिजर्व करके रखा जा सके। हजारों साल बाद जब लोग जानेंगे राजा के बारे में, तो कैसे जानेंगे, वो इन प्रशस्तियों की मदद से जानेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया होता था, इसलिए प्रशस्ति वगैरह जैसे हमने देखा था कॉइन्स पे भी लिखवा देते थे, इंस्क्रिप्शन के अंदर गुदवा देते थे, पत्थरों में क्या करते थे, पत्थरों में नक्काशी करवा के वो लिखते थे। तो ये जो सारी चीजें करते थे वो क्यों करते थे, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, एग्जाम्पल गिवन में बताया गया है, संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग दी दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो गियासुद्दीन बलबन कौन है, एक दिल्ली सुल्तान थे एक समय पे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अलग अलग रूलर्स आते चले गए। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद में गियासुद्दीन बलबन, तो गियासुद्दीन बलबन ने क्या किया था, गियासुद्दीन बलबन ने इस तरह से एक प्रशस्ति लिखवाई अपने खुद के लिए, और उस प्रशस्ति में उन्होंने क्या लिखवाया, एक्सप्लेनिंग दैट द रूलर हैड अ वास्ट एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। मतलब बंगाल से लगा के अफगानिस्तान तक का इतना बड़ा एम्पायर था किसका, गियासुद्दीन बलबन का। हमें कहां से पता चला, हमें पता चला ऐसी प्रशस्तियों के द्वारा। जब ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड्स में लिखा गया है ना, तो ये लिखा जाने के बाद में क्या किया गया, हमने उसे संभाल के रखा। मतलब आज जैसे हमारे पास में प्रशस्तियां हैं, तो उनसे हमारे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं कि अच्छा क्या बोलना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनिंग दैट द रूलर had a vast empire from Bengal to Afghanistan. Historians regards this as exaggerated claims of conquest. अब जैसे हमारे जो हिस्टोरियंस है, तो उन्होंने फिर प्रशस्ति को में पढ़ा और उसके बाद में फिर स्टडी करी होगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस किए होंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के इंस्क्रिप्शन देखे होंगे, कॉइन्स देखे होंगे,
तो उन्हें समझ में आया होगा इतना बड़ा कोई एम्पायर नहीं था, वो तो राजा झूठ बोल रहा था। ठीक है, अब सवाल यह आता है राजा झूठ क्यों बोलेगा? सोचा, समझ में आया ना आपको? देखो क्या है कि हमने ये प्रशस्ति में क्या देखा कि गियासुद्दीन बलबन बोलते हैं उनका बंगाल से लगा के अफगानिस्तान तक का पूरा साम्राज्य उनका था। ठीक, फिर बाद में अभी जो हिस्टोरियंस आए तो उन्होंने स्टडी करा इस चीज को, स्टडी करने पे पाया क्या कि दीज आर एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कन्क्वेस्ट। एग्जैगरेटेड मतलब क्या है कि बड़ा चढ़ा के बता दिया उन्होंने कि हाँ हमने तो इतने लोगों को हरा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा करते क्यों थे, झूठ क्यों बोलते थे ये? ठीक है, तो उसके पीछे कारण है, समझो। व्हाई डिड दी रूलर्स kept claiming to have control over different part of these subcontinent? ये अलग अलग पार्ट्स पे अपना कंट्रोल क्यों बताते थे? तो उसके पीछे कारण है। कारण सिंपल सा ये है कि ये प्रशस्ति तो लिखवा दिए, ये लोग जो थे जिस समय प्रशस्ति लिखी गई 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, खूब से खूब मान लेते हैं, लेकिन जब 500 साल बाद जो इंसान इस चीज को पढ़ेगा तो वो तो यही समझेगा कि हाँ इतना बड़ा एम्पायर होगा। अब राजा को नहीं पता था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करके आज जो हिस्टोरियंस है वो सारी चीज हकीकत पता लगा लेंगे। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि अधिकतर झूठी या फिर एग्जैगरेटेड क्लेम्स भी लिखवा दिए जाते थे, पत्थरों पे गुदवा दिया जाता था, ताकि क्या हो, ताकि कल को आने वाली जनरेशन अगर पढ़े, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको सही फैक्ट नहीं पता होते तो आप तो यही सोचते कि हाँ गियासुद्दीन बलबन का बहुत बड़ा एम्पायर था। आया ना समझ में? तो हम किस हेडिंग में पढ़ रहे हैं? रीजन एंड एम्पायर में। तो बेसिक आइडिया क्या था हमारा? बेसिक आइडिया ये था कि जो 700 से 1750 तक का टाइम पीरियड रहा उसमें बहुत सारे एम्पायर्स आए, अलग अलग किंगडम्स रही, चोला, तुगलक, मुगल्स। ठीक है, और इस बीच में क्या होता था, इस बीच में जो रूलर्स होते थे तो अपने क्लेम्स को बहुत एग्जैगरेट करके बताते थे, वो कारण भी मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखते हैं क्या है। तो बाय 700 AD देयर वर मेनी किंगडम्स हैविंग डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस, देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। अब इस चीज को समझना, हमने आपको क्या बताया था कि जब बड़े बड़े एम्पायर नहीं थे, ठीक है, तो बड़े बड़े नहीं एम्पायर थे, जब क्या इस तरह से छोटे छोटे एम्पायर्स हुआ करते थे, जब कह सकते कि कोई बड़ा साम्राज्य नहीं होता तो छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे। अभी जो छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे, इसी चीज को हम यहां से पढ़ेंगे। क्या रीजन जो बोला है ना, तो ये एक स्पेसिफिक रीजन का रूलर हो गया, इतने स्पेसिफिक एरिया का रूलर हो गया, तो इसे रीजनल किंगडम बोला गया। ठीक है, अब इस तरह से रीजनल किंगडम्स होती थी, तो ये रीजनल किंगडम्स जो होते थे तो उनका अपना डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशन होता था। उन्हें पता है कि हमारा यहां से यहां तक रूल रहेगा, उन्हें पता है कि हमारी लैंग्वेज ये बोली जाएगी, उन्हें पता है कि हमारा कल्चर ये होगा। तो क्या था कि जैसे आज हम देश देखते हैं तो छोटे छोटे राज्यों में रहा करते थे, बढ़िया राजी खुशी इस तरह से, क्यों? क्योंकि कोई बड़ा रूलर नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे। ठीक, occasionally dynasties like cholas, khiljis, tughlaqs, mughals were able to build an empire that was पैन रीजनल इंक्लूडिंग डाइवर्स रीजन। लेकिन फिर क्या होता है समय के साथ में, जैसे हमने देखा कि कभी कभार एकदम से कोई बड़ा रूलर आता था। बड़ा रूलर कैसे आता था कि वो अपने आप को बड़ा बना लेता था। जैसे अगर देखा जाए चोलास, तो चोलास ने अपने आजू बाजू के सारे रूलर्स को हरा के क्या कर दिया, अपने एम्पायर को बड़ा कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में आप चोलास के बारे में पढ़ोगे। देखो ये चैप्टर में समझ सकता हूं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहानी में बीच बीच में कैरेक्टर कहां से आ रहे हैं, एकदम से आप हमें बात बताते रहे तो एकदम से कैरेक्टर आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि क्या है, ये आपको एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि हिस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है। आपको ध्यान रखना है पूरा चैप्टर जो अभी तक पढ़ा है हमने, उसमें क्या देखा कि नए नए तरह के क्या होते हैं शब्द जो थे, तो ओल्ड और न्यू टर्मिनोलॉजीज, शब्द के मतलब बदलते हैं समय के साथ में। फिर हम देखा समय के साथ में रीजन्स बदलते हैं, समय के साथ में हम ये वही पढ़ रहे हैं कि एम्पायर भी बदलते हैं, और एम्पायर जब बदलते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। समय के साथ में ग्रुप्स बदल जाते हैं, नए नए ग्रुप्स आ जाते हैं, पुराने ग्रुप्स मिक्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें होती है ना, जैसे जातीज इमर्ज हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये जो रीजनल एम्पायर हुआ करते थे ना, ये रीजनल एम्पायर के ऊपर कौन रूल करने लगा? इवेंचुअली क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, जैसे चोलास, खिलजीस, तुगलक, मुगल्स, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि पूरे ये जो छोटे छोटे किंगडम थे इनके ऊपर अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया। तो ये जो छोटे किंगडम हुआ करते थे वो हार जाते थे इस तरह से, और ये बड़ा एम्पायर पूरा एस्टेब्लिश हो जाता था। ठीक है, तो ये पैन रीजनल एम्पायर्स भी कभी कभी देखने को मिलते थे। पैन रीजनल मतलब पूरी कंट्री पर इंक्लूडिंग डाइवर्स रीजन, तो अलग अलग रीजन जो थे उन सबको एक साथ हरा के अपने अंडर में ले आया करते थे। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि पैन इंडिया एम्पायर भी देखने को मिला। पैन इंडिया मतलब पूरा, तो पूरी पूरी इंडिया के ऊपर, पूरे पूरे रीजन के ऊपर भी एम्पायर देखने को मिलता था, जैसे चोलास, खिलजीस, तुगलक्स और मुगल्स का। अब क्या होता है कि ऐसा भी नहीं कि एक बार एम्पायर बन गया तो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। रिमेंबर, पावर इज नॉट परमानेंट। पावर इज नॉट परमानेंट का मतलब क्या है कि आज आप राजा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आज से 1000 साल तक राजा बने रहोगे आप। हारता है हर इंसान, हारता है हर इंसान की क्या होती है, जीत होती है, हार होती है। ठीक है, ये तो जीत और हार क्या एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वैसे ही विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर देयर वर रीइमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स,
तो जो पहले रीजनल स्टेट्स हुआ करते थे छोटे छोटे, वो रीजनल स्टेट्स को हरा के पैन रीजनल एम्पायर जो थे, बड़े बड़े रूलर्स जो थे, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, बड़े बड़े रूलर ने उन छोटे रूलर्स को हरा के उनका राज्य जो था वो हड़प लिया। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जो लास्ट कहा जाए कि लास्ट पैन रीजनल या फिर पैन इंडिया रूलर जो थे मुगल्स, तो मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगा औरंगजेब की डेथ के बाद में, तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद में क्या है, रीइमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो रीजनल स्टेट्स फिर से रीइमर्ज होने लगे। फिर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, फिर से हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स फिर बन के आने लगे। ठीक है, तो रीजनल स्टेट्स क्या होने लगे, रीइमर्ज होने लगे। जो रीजनल स्टेट्स जिन्हें पहले डरा धमका के एक बड़े से पैन रीजनल एम्पायर में ऑक्यूपाई कर लिया गया था, तो जब वो बड़ा सा एम्पायर हारेगा, मुगल एम्पायर जैसे खत्म हुआ, तो वापस से रीइमर्जेंस देखने को मिली रीजनल स्टेट्स की। यही सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, बट द ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजनल एम्पायर। हाउ, सवाल यह भी आता है कि क्या होता है कि जो इंपीरियल पैन रीजनल रूल एक लंबे समय तक चलता रहा था, हमने ये देखा कि रूलर्स आए जरूर थे, ये हारे भी और हारने के बाद में रीजनल एम्पायर्स रीइमर्ज भी हुए। लेकिन जब ये रीइमर्ज हो रहे थे तो उसके पहले एक समस्या ये भी थी क्या, कि जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्या कि आपको पता है आजादी क्या होती है, आपने एक बार आजादी देख ली। ठीक है, अब आपको आजाद रहना पता था ये सारी चीजें, फिर आपको लेकिन एकदम से गुलाम बना लिया गया। ठीक है, अब आपको एकदम से गुलाम जब बना लिया गया, तो आप गुलाम जरूर हो लेकिन आपको यह पता रहेगा कि आजादी क्या होती है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को देखा था ना। तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो रीजनल एम्पायर्स रीइमर्ज हो रहे थे, तो ये कहने को तो रीजनल थे, लेकिन इन्होंने पैन रीजनल एम्पायर को भी देखा है। ठीक है, इन्होंने मतलब वो चीज भी सफर करी है कि हाँ यार, पूरे राज्य के ऊपर एक रूलर होता था जब कैसे देश चलता था, जब कैसे पूरा राज्य चलता था। ठीक है, तो वो जो ट्रेट्स थे, वो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किसकी, पैन रीजनल एम्पायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो आदतें थी, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था, वो सारी चीजें रीमर्ज होने के बावजूद भी रीजनल एम्पायर्स ने छोड़ी नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट करके रखी उस चीज को। तो बट द ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल had altered the character of regional empire. How? तो यही बताया गया है, जैसे adoption of style of governance, management of the economy, allied cultures and the languages was infused in the regional kingdom. तो जो establish किया था पैन रीजनल एम्पायर्स ने, जो जैसे चोलास के टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर, खिलजिस के टाइम पे, तुगलक्स के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, जैसे मुगल के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डाला था उन्होंने, तो वो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस खत्म नहीं हुआ। रीमर्ज हो गए रीजनल स्टेट्स, वो आजाद हो गए, अपनी अलग उन्होंने छोटी छोटी रीजनल एम्पायर्स बना ली, लेकिन वो किसके हिसाब से चल रहे थे, आज भी चलते वो उन्हीं स्टाइल के हिसाब से थे जो कभी पैन रीजनल एम्पायर्स ने एस्टैब्लिश करी थी उनके ऊपर। ठीक है, तो अडॉप्शन ऑफ स्टाइल एंड गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, अलाइड कल्चर्स एंड लैंग्वेज वाज इन्फ्यूज्ड इन द रीजनल किंगडम्स। आगे समझ में, इन्फ्यूज्ड इन द रीजनल किंगडम मतलब रीजनल किंगडम्स अछूत नहीं थी। रीजनल किंगडम्स आज भी क्या थी, रीजनल किंगडम्स जो थी वो आज भी पैन रीजनल, जो सारे को एक साथ मिला के बनाई गई थी। तो पैन रीजनल किंगडम्स का अपने आप में क्या थी, एक रिफ्लेक्शन थी, एक आईना दिखाती थी। ठीक है, अब देखो क्या है, देयरफॉर वी कैन से दैट कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रू इन आइसोलेशन। तो अब अल्टीमेटली कंक्लूड करते, इतनी जो पूरी कहानी पढ़ी उसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन सिंपल सा ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग रीजन्स थे, डिफरेंट रीजन्स थे, दे डिड नॉट ग्रू इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब ये कि जैसे एक एग्जांपल से समझना इस चीज को, कि आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि नहीं मैं तो फोन नहीं चलाता हूं, मैं तो पबजी भी नहीं खेलता हूं, ये सारी चीजें नहीं करता हूं। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि आप अलग रहते हो सबसे। वैसे रीजनल किंगडम क्या बोलेगी, नहीं हम तो, हमारा रीजनल किंगडम है, हमारा तो राज इतना ही था, ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस चीज के बारे में जानते ही नहीं हो, आप पबजी के बारे में जानते हो, आप फोन चलाना जानते हो, वो बात अलग है, आप यूज नहीं करते हो। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि रीजनल किंगडम्स जब ग्रो हो रही थी ना, देयरफॉर वी कैन से दैट कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। तो वो ऐसा नहीं कि अलग थलग उनको कुछ पता ही नहीं था दुनियादारी के बारे में, आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुई है वो रीजनल किंगडम्स। किसके कैरेक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हुई थी, ये पैन रीजनल जो एम्पायर्स थे, पैन रीजनल कह सकते हैं, जो एम्पायर कभी हुआ करते थे, तो उनकी कहीं ना कहीं आदतें, उनके कहीं ना कहीं ट्रेट्स, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, ये सारी चीजें उन पर भी प्रभाव डालती थी। दे डिडंट ग्रू इन आइसोलेशन, वो अपने आप अकेले अकेले ग्रू नहीं हो गई। आया समझ में? तो इन्हीं सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है इस वीडियो लेक्चर में। अब देखिए, अब ये जो टॉपिक था आपका कौन सा, रीजन एंड एम्पायर, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया हमने। बीच में अमीर खुसरो की एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो अब अमीर खुसरो कौन थे, उन्होंने क्या कहा,
उस बारे में, रीजन एंड लैंग्वेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा बॉक्स है, इंपॉर्टेंट है, बताना है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड रीजन। इस बॉक्स को देखिए, ये जो बॉक्स है आपकी बुक में, इस बॉक्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दी है और उस इंपॉर्टेंट डिटेल को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये किसका फोटोग्राफ है? ये फोटोग्राफ है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कौन थे और उन्होंने क्या बोला वो मैं बताता हूं आपको। तो बेसिकली एक आइडिया बताता हूं। अमीर खुसरो जो थे तो एक पोएट थे, ठीक है, जो खिलजी थे। तो खिलजी टाइम पीरियड जो था, खिलजी टाइम पीरियड में इन्होंने काम किया था। उस टाइम पीरियड में पोएम्स वगैरह लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे और ये ठीक। तो जब वो इंडिया आए अफगानिस्तान से, तो उस समय पर उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, किन चीजों को पढ़ा समझा? तो अमीर खुसरो ऑब्जर्व्ड अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। मतलब वो यहाँ के नहीं थे अमीर खुसरो, तो जब वो इंडिया आते हैं ना, तो इंडिया आने के बाद वो क्या करते हैं? अमीर खुसरो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है कि अधिकतर एक एरिया में एक लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन इंडिया जितना बड़ा एम्पायर था, पूरा जो रीजन था, इस रीजन में तरह तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी। अब आप मुझे बताना ये कमेंट सेक्शन में, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी कहाँ की लैंग्वेज? ये तो आप शायद लैंग्वेज से ही समझ जाओगे। फिर आते हैं कहां? तो हम देखते हैं दवार समुद्री, ठीक है। ये दवार समुद्री लैंग्वेज कहां की थी? सदर्न कर्नाटका, जो कर्नाटका लैंग्वेज स्टेट है ना आज, तो कर्नाटका में लैंग्वेज जो बोली जाती थी, उस लैंग्वेज को क्या नाम दिया उन्होंने? दवार समुद्री। तेलंगानी, तेलंगानी जो है, तो ये लैंग्वेज कहां की थी? तेलंगानी लैंग्वेज आंध्र प्रदेश की, ठीक है। गुजारी, गुजारी लैंग्वेज कहां की थी? गुजरात की। फिर माबारी तमिलनाडु की, और गौरी जो थी बंगाल की। तो अब आज के समय में हम बंगाल समझते हैं कि हाँ, बंगाल आज के समय में कहां है? वेस्ट बंगाल जो हमारा एक स्टेट है, ठीक है। गुजरात हमारा एक स्टेट है। अब जब अमीर खुसरो उस समय आए इंडिया में, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, तो अमीर खुसरो ने क्या, किन चीजों को ऑब्जर्व किया? अमीर खुसरो ने ये मतलब जैसे 13th सेंचुरी में आए थे, तो उन्होंने उस समय पे सारी चीजें ऑब्जर्व करी। क्या कि अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग रीजन में बोली जाती थी। अवधी बोली जाती थी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जैसे जो अवध वगैरह वाला एरिया है ना आज, वहां पे। फिर हिंदावी बोली जाती थी इन दी एरिया अराउंड दिल्ली, तो दिल्ली के आजू बाजू हिंदावी बोली जाती थी। मतलब दिल्ली के आजू बाजू क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो देखो, अब ये क्या होता है कि इन्होंने ये सारी लैंग्वेजेस ऑब्जर्व करी। अब इसी के साथ साथ उन्होंने एक और डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ऑब्जर्व करी, एक और डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑब्जर्व करी। वो कौन सी थी? अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेनिंग दैट इन कंट्रास्ट टू दिस लैंग्वेजेस देयर वाज संस्कृत। एक जो लैंग्वेज थी, इन सारी लैंग्वेज के अलावा एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत जो आप पढ़ते हैं स्कूल में, जिसको पढ़ के आपका सिर दुखने लगता है ना अधिकतर, वो, लेकिन वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। कैसे लैंग्वेज है? बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। पता है आपको, संस्कृत बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। वी शुड प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज। अब ये देखो क्या होता है, तो एक इन्होंने जो दूसरी लैंग्वेज ऑब्जर्व करी वो थी संस्कृत, which did not belong to any region। और ये जो लैंग्वेज थी संस्कृत लैंग्वेज, ये किसी रीजन को बिलोंग नहीं करती थी। मतलब कि ये जो सारी लैंग्वेजेस उन्होंने बताई है, दवार समुद्री, तेलगानी, तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या है? ये सारी लैंग्वेज तो किसी ना किसी रीजन की है। जैसे गुजारी जो लैंग्वेज बोली जाती थी, गुजरात वाले एरिया में बोली जाती थी। लेकिन उन्होंने जो एक और लैंग्वेज ऑब्जर्व करी, संस्कृत, ये लैंग्वेज कहीं नहीं बोली जाती थी। अब कहीं नहीं बोली जाती थी, तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व कहां कर ली? मतलब ये रीजन स्पेसिफिक नहीं थी कि सिर्फ यहीं यहीं पर बोली जाएगी, ठीक है। संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रीजन, इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। ये उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक ऐसी भी लैंग्वेज थी जो कॉमन सिटीजन होते हैं, जो कॉमन पीपल थे, उन्हें इस लैंग्वेज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। सिर्फ जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, वो ब्राह्मण्स के पास में ही इस लैंग्वेज को पढ़ने का, समझने का, बोलने का क्या होता था? स्किल होता था। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया अमीर खुसरो ने, ठीक है। अब अमीर खुसरो ने जब ये ऑब्जर्व किया, तो देखो उस समय की सोसाइटी की एक चीज हमें ये भी बताता है कि क्योंकि ब्राह्मण ही संस्कृत जानते थे, इस कारण से वो डोमिनेट करते थे। क्यों? क्योंकि पुराने वेद और ये सारी जो रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, उपनिषद, वेद, तो ये सब क्या है? संस्कृत में लिखे हुए थे। और क्योंकि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, तो वो डोमिनेट करते थे सोसाइटी में इस चक्कर में, ठीक है। ये अमीर खुसरो के ऑब्जर्वेशन थे जो हमने पढ़े इस वीडियो में। अभी अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, जो बुक में भी पूछा गया है। क्या? डिड यू नोटिस दैट द नेम्स बाय विच लैंग्वेजेस आर नोन हैव चेंज्ड ओवर द टाइम? जी हां, देखो
दवार समुद्री बोला जाता था सदर्न कर्नाटका की लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज तब भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन उस समय पे उस लैंग्वेज को दवार समुद्री बोला जाता था, और आज जो कर्नाटका में लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? हम कन्नड़ कहते हैं। आया समझ में? वैसे ही अब जैसे तेलंगानी बोला जाता था, कहां पे तेलंगानी बोला जाता था? आंध्र प्रदेश में। अब आज आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? देखो लैंग्वेज वही बोली जाती है, लेकिन लैंग्वेज को जिस नाम से जानते थे, तेलंगानी नाम से जानते थे, आज उस लैंग्वेज का नाम बदल गया है। आज किस नाम से जानते हैं ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर क्या है? गुजरी। अब ये गुजरी लैंग्वेज जो है गुजरात की, तो उस समय पे इस लैंग्वेज को गुजरी कहते थे, आज किस नाम से जानते हैं? गुजराती लैंग्वेज से। आया समझ में? अब जैसे माबारी, माबारी तमिलनाडु की लैंग्वेज को बोलते थे, तो लैंग्वेज तो आज भी वही बोल रहे हैं, लेकिन माबारी नहीं बोलते आज उस लैंग्वेज को। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो होमवर्क क्या हो गया आपका? आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज और तमिलनाडु की लैंग्वेज, ये दो तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आप पता करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर जैसे बंगाल में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे गौरी कहा जाता था, तो बंगाल में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे गौरी नहीं, उसे आज हम क्या कहते हैं? बंगाली लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है? फिर जैसे हिंदावी जो है तो हिंदी हमारी हो गई। तो ये क्या रहता है? ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेम ऑफ द लैंग्वेजेस हैव बीन चेंज्ड। जिस नाम से भाषा को जाना जाता था, भाषा वही है, लेकिन भाषा का नाम बदल गया। और यही चीज ऑब्जर्व करी थी किसने? मतलब अमीर खुसरो ने ये नहीं ऑब्जर्व किया था कि नाम बदल देंगे आज। अमीर खुसरो ने ये देखा था कि कंट्री में कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, और उसी के साथ साथ उन्होंने संस्कृत को एक यूनिक लैंग्वेज की तरह आइडेंटिफाई किया था, जो सिर्फ किसे पता रहती थी? जो सिर्फ ब्राह्मण्स को पता रहती थी। तो यही सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। किस बारे में है ये, इसे समझिए। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम ये देख रहे थे कि व्हाट आर द वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास पूरी 7th में हम जो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो वो हम एक 1000 ईयर के टाइम पीरियड की चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बदला है उसमें। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या बदला है। हमने आपको रीजन्स बताए, एम्पायर बदले। किस तरह से एम्पायर बदले? एम्पायर क्रिकेट वाले एम्पायर नहीं, एम्पायर ई वाला। कौन सा? मतलब साम्राज्य बदल गए। कभी मुगल हुआ करे, कभी दिल्ली सल्तनत पे रूल चल रहा था, तो कभी कौन? ब्रिटिशर्स आ गए। तो इस तरह से चीजें बदली, ठीक है। अब ये तो हमने क्या देखा कि रूलर्स बदले, एम्पायर चेंज हुए, लेकिन उसी के साथ साथ और भी चीजें बदली थी। और जो चीजें बदली थी वो ये थी ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो नए धर्म आए भी हैं, पुराने धर्म जो थे उनमें भी कुछ बदलाव हुआ है। क्या है सारी चीजें? आइए इस वीडियो में समझते हैं हम। तो सबसे पहले देखो क्या है रिलीजन की। अगर बात की जाए तो इट इज पीपल्स बिलीफ इन डिवाइन। मतलब जनता का अपना खुद का क्या एक बिलीफ होता है। किसके अंदर? भगवान के अंदर। डिवाइन, डिवाइन मतलब जैसे अगर देखा जाए तो जो इस सांसारिक मोह माया से ऊपर होता है। सांसारिक मोह माया मतलब वर्ल्डली प्लेजर जो है ना, जो दुनिया में हम सारी चीजें देखते हैं, तो लोगों को ये मानना है कि नहीं, इसके ऊपर कौन है? भगवान है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जनता का अपना क्या रहता है? विश्वास रहता है। पीपल्स बिलीव इन दी डिवाइन। हर इंसान भगवान में विश्वास रखता है, ठीक है। अब जो उनका विश्वास रखने का नजरिया होता है तो वो पर्सनल होता है अधिकतर। मतलब पर्सनली हो सकता है मुझे हनुमान जी पसंद है, आपको कोई भगवान पसंद हो, तो इस तरह से सबका अपना अपना क्या होता है? पर्सनल व्यू पॉइंट होता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल का अपना एक पर्सनल व्यू पॉइंट होता है। तो अब देखो क्या होता है, अब ये पर्सनल व्यू पॉइंट रहता है, लेकिन बट इट वाज प्रैक्टिस्ड इन कलेक्टिव वे। इस चीज को समझना कि रिलीजन को आप फॉलो करते हो, आपके पर्सनल ओपिनियंस रहते हैं रिलीजन को लेकर, ठीक है। लेकिन आप जब रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो, रिलीजन को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? आप जब रिलीजन को क्या करते हो? आप जब रिलीजन को एक ग्रुप में देखो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हिंदूज हैं, तो सारे हिंदूज मिलके एक तरह से पूजा करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक भगवान को मानते हैं, वो किसी भी त्योहार को एक तरह से मनाते हैं। तो रिलीजन अपना पर्सनल बिलीफ रहता है, आपकी पर्सनल वो रहती है, एक तरह से अटैचमेंट रहती है गॉड के साथ में, बट यू आर प्रैक्टिसिंग दैट बिलीफ, यू आर प्रैक्टिसिंग दैट कंसेप्ट ऑफ डिवाइन इन अ कलेक्टिव वे। आप उस बिलीफ को एक कलेक्टिव सेंस में क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो। आप सभी के साथ मिलकर रिलीजन को प्रैक्टिस करते हो। तो मतलब देखा जाए तो पर्सनल बिलीफ, लेकिन जब सारे पर्सनल बिलीफ्स मिलके एक तरह से एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, तब वो रिलीजन बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे चीजें कैसे बदलती है
कि हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे जो बिलीफ्स थे, तो हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जैसे ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए उनकी दुनिया उतनी ही है जंगल में, ठीक है। आदिवासी जो लोग रहते हैं तो उनके लिए दुनिया कितनी रहेगी, उनकी दुनिया उनके लिए उतनी जंगल के अंदर ही रहेगी। अब जब उनकी दुनिया उतनी ही है जंगल के अंदर ही, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सोशल कंडीशन उनके बिलीफ को कहीं ना कहीं क्या देगी, शेप देगी। मतलब वो वहीं तक रह के सोचेंगे। हम क्या है, जैसे आप आज मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हो, आप सिटी में रह रहे हो, ठीक है, तो आप सब कुछ देखते हो, आप इंडिया की भी चीजें देखते हो, आप अमेरिका की भी चीजें देखते हो, एवेंजर्स देखते हो, आप जो बाहर की मूवीज हैं, और आप इंडियन मूवीज भी देखते हो। तो आपके बिलीफ, आपका अगर एनवायरमेंट देखा जाए तो कितना बड़ा हो गया। लेकिन जो ट्राइबल कल्चर्स है, मतलब ट्राइबल कल्चर है, जो ट्राइबल पीपल है, तो वो उनका स्फीयर वहीं तक सीमित रह गया, वो जंगल तक ही सीमित रह गए। तो इसके चलते क्या होता है कि उनके रिलीजियस बिलीफ क्या रहेंगे, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। हमारे रिलीजियस बिलीफ हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। आ गया समझ में? तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि जो हमारा रिलीजन होता है और रिलीजन से जुड़े हुए जो हमारे बिलीफ्स रहते हैं, तो दिस बिलीफ्स आर कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आजू बाजू उस समय पे सोसाइटी में 700 एडी की बात कर रहे हैं हम, 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे आजू बाजू सोसाइटी में जैसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, लोगों के बिलीफ्स, लोगों का सोचने का तरीका उस चीज पर डिपेंड करता था। अब जब लोगों का सोचने का तरीका उस चीज पर डिपेंड करता था, और हमने भी पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा कि हर स्फीयर में चेंज आ रहे थे, हर तरह से चीजें बदल रही थी, राजा बदल रहे थे, रूलर्स बदल रहे थे, लोगों का कह सकते हैं कि सोसाइटी की पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल रहा था, नए नए इनोवेशंस हो रहे थे। तो चेंज आ रहा था कहां पर, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में, आजू बाजू आपके स्फीयर में चेंज आ रहा था। अब जब चेंज आ रहा था, तो चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज इज इक्वल टू चेंज इन रिलीजियस बिलीफ। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो चेंज आपके सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज में आया, तो वही चेंज क्या है, वो चेंज आपके रिलीजियस बिलीफ में भी आएगा। आया समझ में? देखो अब इसको ऐसे जोड़ते हैं हम, क्या कि हमारे आजू बाजू जो चीजें रहती है वो हमारे बिलीफ को शेप देती है, ठीक है। अब जब हमारे आजू बाजू में चेंजेस आएंगे, चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज, तो हमारे रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं उसमें भी चेंज आना है, तो हमारे रिलीजियस बिलीफ इस तरह से बदले। तो क्या क्या रिलीजियस चेंजेस आए, देखो। तो सबसे पहले क्या एग्जांपल गिवन में, चेंज इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म जो एक शब्द है, ठीक है, शब्द क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक हिंदुइज्म कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग आइडियाज, बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ से मिलके हिंदुइज्म बना है। जैसे क्या होता था, पहले हिंदुइज्म में वेद और जो उपनिषद वगैरह थे उसको ही फॉलो किया जाता था। फिर कंसेप्ट किसका आ जाता है, फिर कंसेप्ट ऑफ न्यू डाइटीज। तो आज हिंदुइज्म को कैसे देखते हैं हम, आज हिंदुइज्म में देखते हैं कि डाइटीज यानी देवी देवता, ठीक है, मूर्तियां, इनकी पूजा। तो इस तरह से देवी देवताओं की भी पूजा होती है। देवी देवताओं की पूजा होने के साथ साथ क्या होता है कि जो उस समय पे वेद और ये सारी चीजें थी उन्हें भी माना जाता है। तो कंसेप्ट बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हिंदुइज्म में क्या हो रहा था, चेंज आते जा रहे थे। डाइटीज वगैरह की भी पूजा की जा रही थी, इन्हें भी माना जा रहा था, इन्हें भी समझा जा रहा था। और उसी के साथ साथ क्या है, उसी के साथ साथ में वेद उपनिषद, ये जो पुराने ग्रंथ थे, उन्हें भी माना जा रहा था। तो ऐसे चेंज आ रहे थे, क्या एडवांसमेंट हो रहा था रिलीजन का। और क्या चीजें बदली, तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स डोमिनेट करने लगे थे सोसाइटी में, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड से पहले तक अगर देखा जाए, 700 के पहले तक अगर देखा जाए, तो ब्राह्मण्स डोमिनेट नहीं करते थे। लेकिन 700 के बाद में ब्राह्मण्स डोमिनेट करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे रिचुअल्स बना दिए। अब पूजा करना है तो पूजा करने के लिए संस्कृत में मंत्र बोलना होगा, और किसको आते थे, वो ब्राह्मण्स को आते थे। तो इस तरह से ब्राह्मण्स डोमिनेट करने लगे थे। तो दीज वर सम ऑफ द चेंजेस व्हिच वर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन हिंदुइज्म। और क्या क्या बदलाव आए थे, देखो, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, वही मैंने बताया आपको, ब्राह्मण्स डोमिनेट करने लगे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड द सपोर्ट ऑफ पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स क्या होते हैं समझाता हूं मैं, देखो आपको। सबसे पहले तो ब्राह्मण डोमिनेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें संस्कृत आती थी, और सारे रिलीजियस लिटरेचर्स जो थे उस समय पे वो संस्कृत में लिखे हुए थे। तो उन्हें ऐसा था कि हाँ, संस्कृत हमें आती है, तो हम क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, हम हमारे हिसाब से चीजें बता देंगे, ठीक। फिर अगर दूसरी चीज देखें तो दे वर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स का सपोर्ट मिल रहा था उन्हें। कौन होते हैं पैट्रॉन्स, कैसे सपोर्ट मिला, देखो क्या होता है। मैं एक ब्राह्मण हूं, मानो एग्जांपल, ठीक है, मैं एक ब्राह्मण हूं, कब, उस टाइम पीरियड का 712 में, मान लो अगर है इस समय पर, जैसे 2019 चल रहा है तो हम 719 ले लेते हैं। 719 में एक ब्राह्मण हूं, मुझे संस्कृत आती है, मुझे लिखते आता है, मैं प्रशस्ति लिख सकता हूं। हमने चैप्टर 1 में
मतलब इसी सीरीज में आगे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस की थी प्रशस्ति, तो वो प्रशस्ति लिखते आती है मुझे। तो अब क्या होगा, मुझे कोई भी राजा, कोई भी रूलर अपने अंडर में रख लेगा, ठीक है। आई वुड बी अंडर दी पैट्रोनेज, मैं उसके शरण में रहूंगा एक तरह से। अब शरण में कैसे रहूंगा, तो वो मेरा खर्चा उठाएंगे पूरा, वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे रहने के लिए घर देंगे, खाने के लिए खाना देंगे, और मुझसे बदले में क्या करवाएंगे, बदले में वो जैसे कुछ पढ़ना है या फिर कुछ क्या करना है, लिख के देना है उनको, तो वो मैं काम कर दूंगा उनका। तो इस तरह से सपोर्ट मिल रहा था उन्हें पैट्रॉन्स का। और अधिकतर पैट्रोनेज किसके द्वारा दी जाती थी, तो वेल्दी पीपल जो होते थे, राजा वगैरह जो होते थे, रूलर्स होते थे, वही लोग। अब जब ब्राह्मण्स को राजा वगैरह का सपोर्ट मिलेगा, उन्हें संस्कृत आती है, तो उनकी डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो ही जाएगी ना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या होता है, ये दो चेंजेस बताए मैंने आपको, हिंदुइज्म में बदलाव आ रहा था, ब्राह्मण्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। अगली चीज क्या है, इमरजेंस ऑफ आइडियाज ऑफ भक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। भक्ति क्या होता है, भक्ति, जैसे आज भक्ति से आपको क्या समझ में आता है, अगर मैं अभी पढ़ाता नहीं हूं, 2 मिनट के लिए सोच लो बस भक्ति का मतलब क्या होता है। तो भक्ति हमें सोचते हैं ना, बैठ के क्या भजन करना, जोर जोर से तालियां बजाना, सुंदरकांड पढ़ देना, ये सारी चीजें, ये भक्ति। तो जी हाँ, यही भक्ति है। कैसे कि एक समय तक इस तरह से पूजा पाठ नहीं की जाती थी, जैसे हम आज देखते हैं ना, लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पर्सनली अपने घर में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो एक समय तक ऐसा नहीं होता था, जो वर्शिपिंग का काम होता था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, अगर आपको इफ यू आर हैविंग अ डिजायर टू प्रेज दी गॉड, ठीक है, आप भगवान को पूजा करना चाहते हो, उनकी प्रार्थना करना चाहते हो, तो आपको किसका सपोर्ट लेना पड़ता था, पहले ब्राह्मण्स का। तो पहले ऐसा सिस्टम चलता था, मतलब आप पर्सनली कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर आए आइडियाज ऑफ भक्ति। तो भक्ति का आइडिया क्या बोलता है, दिस आइडिया एक्सप्लेन्स द डिवोशन ऑफ द डिवोटीज टुवर्ड्स अ लविंग पर्सनल डाइटी and where the aid of priests and elaborated rituals were not required to praise deity। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं, देखो। आइडिया ऑफ भक्ति में बोल दिया गया कि हर इंडिविजुअल का, हर डिवोटी का, मतलब जो भक्त होगा, तो भक्त का क्या रहेगा, हर भक्त की इच्छा होगी कि वो उसके भगवान को चाहे। तो अब उससे अपने भगवान से मिलने के लिए, ऐसा नहीं कि ऊपर जाना है, भगवान से मिलने के लिए मतलब कि अपना मन लगाने के लिए भगवान में, या फिर पूजा पाठ करने के लिए, अब उसे किसकी जरूरत नहीं रहेगी, अब उसे प्रीस्ट और एलोबरेटेड रिचुअल्स की जरूरत नहीं रहेगी। डिवोशन ऑफ द डिवोटी, मतलब भक्त की जो भक्ति है, ठीक है, डिवोशन ऑफ द डिवोटी टुवर्ड्स अ लविंग पर्सनल डाइटी, मतलब वो जिस भी भगवान को माने। मतलब जैसे एग्जांपल, मुझे हनुमान जी पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, अपने घर में एक फोटो रख लूंगा और खुद सामने बैठ के पूजा करूंगा, और मैं सोचूंगा कि हाँ, मेरी पूजा सही जा रही है, सही दिशा में जा रही है। तो ये भक्ति ट्रेडिशन था। क्या, तो बेसिकली भक्ति ट्रेडिशन का कहना सिर्फ इतना सा था कि जो प्रीस्ट की डोमिनेशन थी, जो इलेबोरेटेड रिचुअल्स थे कि आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा, इतना घी डालना पड़ेगा, इतना पूजा पाठ, ये सामग्री लगेगी, तो वो इलेबोरेटेड रिचुअल्स, वो प्रीस्ट की जरूरत, इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट किया गया आइडिया ऑफ भक्ति में। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे कि जैसे जैसे ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बढ़ता जा रहा था, तो एक काउंटर करंट ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में आवाज उठ रही थी, ठीक है। मतलब ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बढ़ गया और वो क्या करना चाह रहे थे, वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए लोगों ने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान से मिलने के लिए हमें ब्राह्मण्स की जरूरत लगेगी, प्रीस्ट की जरूरत लगेगी, रिचुअल्स की जरूरत लगेगी। हम अपने आप भी अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से भी भगवान से मिल सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो वही elaborated rituals were not required to praise the deity, मतलब इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है अगर आपको आपके भगवान की पूजा करना है, अर्चना करना है तो, ठीक है। तो ये आइडिया था भक्ति का। अब आगे और देखते हैं क्या है। अब आगे देखते हैं अगर हम, तो अदर मेजर रिलीजियस चेंज दैट अकर्ड ड्यूरिंग पीरियड्स वर न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड, ठीक है। न्यू रिलीजियस अपीयर्ड, इस्लाम एंड कुरान। अब इस चीज को समझना है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिलीजियस की जगह रिलीजन करना है। न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड, कैसे आए नए रिलीजन, कहां से आए, ये भी आप सोच रहे होंगे, बताता हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बताया गया, अदर मेजर रिलीजियस चेंजेस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वर न्यू रिलीजन अपीयर्ड। अब न्यू रिलीजन में क्या होता है कि देखो, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ट्रांजिशन हो रहा था। ट्रांजिशन किस चीज का हो रहा था, ट्रांजिशन जैसे अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म वगैरह ये पुराने रिलीजन थे, ठीक है। लेकिन इस्लाम अगर देखो आप, तो इस्लाम इसी टाइम पीरियड में इमर्ज होता है, मतलब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है इस्लाम को। इंडिया में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो बहुत सारे कह सकते हैं कि जो फॉलोअर्स थे इस्लाम के, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन के फॉलोअर थे, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब मिडिल ईस्ट वगैरह जो है ना, सऊदी अरेबिया वगैरह, तो वहां से मूव करते हैं। वो क्यों मूव करते हैं, ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। मूव करते हैं, वो इंडिया आते हैं, तो इंडिया में आने के बाद में क्या करते हैं कि इस्लाम के नए नए जो प्रिंसिपल्स थे वो यहाँ के रूलर्स को बताते हैं। फिर देखते हैं हम कि क्या रूलर्स भी आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे दिल्ली सल्तनत
जब रूल करेगी तो बहुत सारे रूलर्स भी आके क्या कर देते हैं, यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, जिनका फेथ क्या था, इस्लाम था। तो इस तरह से हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में और नए नए रिलीजन आना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू रिलीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब जब ये नए रिलीजन्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये भी एक उस समय का क्या है, चेंज बता रहा है। देखो हम बेसिकली पढ़े यही सारी चीजें रहे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। तो ट्रेसिंग चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखना है हमें। तो हमने देखा कि रिलीजन में क्या बदलाव आए, चेंज हो रहा है, हिंदुइज्म में डोमिनेशन बढ़ते जा रही है, ब्राह्मण्स की भक्ति ट्रेडिशन के आइडियाज इमर्ज होकर आ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि नए रिलीजन भी इमर्ज होकर आ रहे हैं। तो नए रिलीजन जो इमर्ज होकर आया उसमें एक इंपॉर्टेंट रिलीजन था इस्लाम, और इस्लाम की जो होली बुक है उसे क्या नाम दिया गया है, कुरान। ठीक है, तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलेमास। तो फिर क्या होता है, अब जब ये नया धर्म आया हमारे देश में तो बहुत सारे रूलर्स ने उसे पैट्रोनेज देना स्टार्ट कर दी। पैट्रोनेज मैंने आपको बताया ना, तो ये सब जो दिल्ली सुल्तान होंगे, दिल्ली सुल्तान ने बोल दिया कि चलो ठीक है, इस धर्म के जितने भी क्या आएंगे, प्रचारक आएंगे, इस धर्म को जितना भी फैलाने वाले लोग आएंगे, उन लोगों का खर्चा हम उठा लेंगे, उन लोगों को खाना पीना हम दे देंगे। तो पैट्रोनेज मिलना स्टार्ट हो गई। देयर वर मेनी पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलेमास। उलेमास कौन होते हैं, तो समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हिंदुइज्म में पंडित होते हैं, तो उसी तरह से इस्लाम में क्या होता है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, जो थियोक्रेटिक और कह सकते हैं रिलीजियस पर्सन होते हैं, तो वो उलेमा होते हैं, जो क्या करते हैं, धर्म का प्रचार करते थे, जिनके पास धर्म का नॉलेज होता था, वो उलेमास होते थे। ठीक है, रिलीजियस तो इस्लामिक पर्सन जिसे कहा जाए, जो इस्लाम के बारे में जानता था, ठीक है, इस्लाम का जानकार था, वो उलेमा कहलाएगा उस समय पे, जो ये काम करते थे कि धर्म का प्रचार करना है। ठीक है, तो लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज आल्सो इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज। अब ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा कि हिंदुइज्म में कितने अलग अलग वेज थे। कोई बोलता ब्राह्मण्स की डोमिनेशन जरूरी है, कोई बोलता नहीं भक्ति से काम चल जाएगा, कोई भक्ति ट्रेडिशन का सपोर्टर था, तो कोई क्या बोलता था, कोई बोलता था नहीं नहीं आपको तो ब्राह्मण्स की सपोर्ट लेना होगी। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं रिलीजन के। वैसे ही यहाँ पे इस्लाम के भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस थे। तो इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज। अलग अलग तरह से कैसे इंटरप्रेट किया गया इस्लाम को यहां पे बताया गया। तो दो सेक्ट बन गए थे, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, अब ये शिया मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम क्या है, तो जैसे अगर आप देखोगे जैन में हमने देखा एक श्वेतांबर जैन होते हैं, एक दिगंबर जैन होते हैं, 6th क्लास में पढ़ा था आपने। ठीक है, तो उसी तरह से मुस्लिम्स में भी क्या होते हैं, कुछ शिया मुस्लिम्स थे, कुछ सुन्नी मुस्लिम्स थे। तो जो शिया मुस्लिम्स थे, दे बिलीव्ड इन दी अली एज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो इनका ये मानना था अली जो है ये मोहम्मद के सन इन लॉ है। मोहम्मद कौन है, तो प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम की मतलब कह सकते हैं जो जिन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो अल्लाह के द्वारा पहुंचाए गए थे, और जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस्लाम को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वो शिया मुस्लिम्स जो थे वो ये मानते थे कि प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे अली, और अली इज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर कौन होना चाहिए, अली होना चाहिए। तो ये शिया कम्युनिटी का मानना था। शिया कम्युनिटी किसको अपना लीडर मानती थी, अली को। हु वाज अली, अली वाज दी सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद। ठीक है, जिन्होंने धर्म स्टार्ट किया। और जो उसी हैंड पे अगर देखा जाए कि जो सुन्नी मुस्लिम्स थे, तो सुन्नी मुस्लिम में क्या था, दे बिलीव्ड एंड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ खलीफास एंड सक्सीडिंग खलीफास। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सुन्नी मुस्लिम्स थे ये अली को नहीं मानते थे कि अली इज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ये खलीफा में विश्वास रखते थे। खलीफा कौन है, तो खलीफा मतलब जो रूलर्स हुआ करते थे, ऑटोमन एम्पायर जो था, टर्की जो आज के समय में टर्की है ना, वहां पे जो रूलर्स हुआ करते थे, रूलर्स ही क्या मतलब एक थियोक्रेटिक स्टेट होता था, वो धर्म के भी लीडर होते थे और कंट्री के भी लीडर होते थे। तो इस तरह से वो खलीफाज में विश्वास रखते थे। तो बेसिक इन डिफरेंस, और भी डिफरेंसेस है, बेसिक डिफरेंस ये हो गया, सुन्नी मुस्लिम्स का ये मानना था कि खलीफाज आर देयर ट्रू लीडर, और शिया मुस्लिम का क्या मानना था कि अली सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद वाज दैट लेजिटिमेट ट्रू लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो इस तरह से हमने क्या देखा, एक बार समअप करते हैं। न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स में हमने ये देखा कि नए नए रिलीजन्स इमर्ज हुए। ठीक है, उसके साथ में पुराने रिलीजन जो थे, तो पुराने रिलीजन में भी क्या है, बहुत सारे बदलाव आए। पुराने रिलीजन में क्या बदलाव आया, तो हमने आपको ये सारी चीजें बताई कि हिंदुइज्म में चेंज आया। ठीक है, ब्राह्मण्स की डोमिनेशन स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद में आइडियाज ऑफ भक्ति इमर्ज इन दी सोसाइटी। तो यही सारी चीजें क्या करी हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स
एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर जो है हमारा तो वो थ्योरी पार्ट पर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आई मीन बाय दिस कि इसके बाद में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी में और कुछ एक्स्ट्रा। बाकी चैप्टर जो है हमारा वो थ्योरी पार्ट पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक ही जरा इसे बहुत अच्छी तरह से समझना। क्यों? क्योंकि आपको एक समरी देगा, यहां से हमारे चैप्टर को किक स्टार्ट मिलेगी। किक स्टार्ट मिलेगी मतलब आगे से हम कैरेक्टर, कहानी, अलग अलग एम्पायर पढ़ते चलेंगे और जो अभी तक आपको बोरिंग लग रहा था वो खत्म होने वाला है यहां पर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ चेंजेस देख रहे थे, कहां कैसा क्या बदल रहा है। तो उस चीज को अब हम क्या कॉम्प्रिहेंसिव तरह से क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। देखो सम अप करते हैं पूरी चीजों को। सबसे पहले थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ टाइम, कि इस टाइम पे ये हुआ, उस टाइम पे ये हुआ, वो हिस्ट्री होती है ना। तो उसी तरह से हम देखते हैं क्या है कि टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से हिस्ट्री क्या बताती है, हिस्ट्री हमें चेंज बताती है कि आज से 100 साल पहले कैसा हुआ करता था, आज क्या हो रहा है, और आज से 100 साल बाद कैसा होगा। जब 100 साल बाद लोग पढ़ेंगे तो वो भी क्या हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। एक आज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये हिस्ट्री बन गई है अब, ठीक है। कल जो आपने पढ़ा था वो भी एक हिस्ट्री बन गई है। तो उस सेंस में देखा जाएगा चीजों को, उस सेंस में अगर चीजों को देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया क्या कि जो टाइम होता है वो टाइम बताता है, मतलब हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो पास्ट का टाइम रहा है वो कुछ और सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, सिग्निफाई करता है। जो प्रेजेंट का टाइम है वो कुछ और करता है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ में और क्या चीजें बदलती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज। आइडियाज कैसे बदलते हैं उस चीज को हम किसके थ्रू देखते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड के थ्रू देखते हैं। बिलीफ्स, लोगों के बिलीफ्स बदल जाते हैं। वही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जैसे चेंजेस आए हिंदुइज्म में, लोग पहले किसी और तरह से पूजा पाठ करना चाहते थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे चेंज देयर कोर्स ऑफ वर्शिपिंग। उनका पूजा करने का तरीका बदल गया, ठीक है। भक्ति ट्रेडिशन आया तो चीजें और बदल गई, जैसे हमने आइडिया ऑफ भक्ति पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो चीजें बदलती हैं इस तरह से, ठीक है। चीजें बदलती हैं टाइम के साथ में। अब देखो क्या है, चीजें बदल जरूर रही है लेकिन ऐसा रहता है कि एक समय तक एक चीज डोमिनेट करती है, दूसरे समय तक दूसरी चीज डोमिनेट करती है, तीसरे समय तक तीसरी चीज डोमिनेट करती है, ठीक है। मानते हो ना इस चीज को? तो हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड को अलग अलग पीरियड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वही चीज यहां पे हुई है। डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि हमने 700 एडी के पहले की पूरी हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री क्यों बोल दिया? क्योंकि उस पीरियड में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही थी। पीरियड्स क्या होता है? पीरियड्स पोजेसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपकी स्कूल में मैथ्स का पीरियड लग रहा है, तो मैथ्स के पीरियड में क्या पढ़ रहे हो आप? मैथ्स पढ़ रहे हो, इसीलिए उस पीरियड को, पूरे टाइम पीरियड को क्या कहा गया? मैथ्स पीरियड कहा गया, क्योंकि उसमें आप मैथ्स पढ़ोगे। गेम्स का पीरियड होता है, तो गेम्स के पीरियड में आप क्या करते हो? स्पोर्ट्स खेलते हो ना, तो उस पीरियड में, पूरे टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे हो? स्पोर्ट्स खेल रहे हो। तो वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। वो बात अलग है जिसकी कॉपी कंप्लीट नहीं होती तो वो बेचारा गेम्स के पीरियड में बैठ के कॉपी कंप्लीट करते रहता है, ठीक। तो अब देखो यहां पे क्या है कि पीरियड्स मतलब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाते हैं। तो वैसे ही अब हिस्ट्री में भी जब कुछ कॉमन चल रहा है, जब हिस्ट्री में ऐसा चल रहा है कि सारी सोसाइटी में कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, तो उस टाइम पीरियड को हम मॉडर्न नहीं बोलेंगे। लेकिन जब से मॉडर्न चेंजेस आना स्टार्ट हो गए तो उस टाइम पीरियड को हम मॉडर्न बोलने लगेंगे। आया समझ में? तो हम क्या करते हैं कि टाइम हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है और उसी टाइम को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। और टाइम को जब आपने डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करा है तो डिफरेंट पीरियड्स किस बेसिस पे बनाए आपने? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि इतने से इतने टाइम पीरियड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही, तो उसको आपने क्या कर दिया? उसने आपको उस टाइम पीरियड को आपने एक अलग पीरियड बता दिया, ठीक है। तो वो एक आइडिया रहता है, एक बेसिक आइडिया। बट ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। और इसी बेसिस पे अगर हम देखें तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब देखो क्या है, तो ये उन्होंने किस हिसाब से, मतलब क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखी होगी इस टाइम पीरियड में? तो उन्होंने ये देखा है, देखो कि एंशिएंट इंडिया जो था हमारा पहले का टाइम पीरियड, जैसे जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था, तो अधिकतर रूलर्स कौन थे? हिंदू थे, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पीरियड को हिंदू बोल दिया, ठीक है। फिर अब अभी जो हम पढ़ेंगे 7th क्लास में, आप देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स आएंगे, तो ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पीरियड को क्या बोल दिया? मुस्लिम। फिर
एंड में जो देखेंगे हम, तो इस टाइम पीरियड को उन्होंने क्या बोला है, इस टाइम पीरियड को उन्होंने ब्रिटिश टाइम पीरियड बोला है। क्यों बोला है ये भी हम देखेंगे आगे समझ में। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इस तरह से पीरियडाइज कर दिया। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम थी, क्या कि सच डिवीजन इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे कॉन्टिनेंट में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश ही चल रहा था, ऐसा थोड़ी ना कि रूलर के रिलीजन तक ही सारी चीजें सीमित रहती। सोसाइटी में और भी तो चीजें होती है, सोसाइटी में कल्चर होता है, सोसाइटी में लोगों का रहने का तरीका होता है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। और आप पूरी की पूरी हिस्ट्री को सिर्फ एक रूलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दोगे कि रूलर हिंदू है तो हिस्ट्री का नाम, हिस्ट्री के इस पीरियड को हम हिंदू बोल देते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर ओनली अ फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन, और इसी कारण से सिर्फ कुछ ही हिस्टोरियंस इस क्लासिफिकेशन को सही मानते हैं। बाकी बहुत सारे हिस्टोरियंस क्या आर्ग्यू करते हैं, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द रूलर एंड रिलीजन, इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज है, वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज सच एज हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस। अब इस चीज को समझो, देखो यहां पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि टाइम होता है, टाइम को हम क्या करते हैं, अलग अलग पीरियड्स पे डिवाइड कर देते हैं, और उस बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने 3 पीरियड डिवाइड करे, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। आगे समझे यहां तक। अब आगे देखो क्या है, फिर हमने ये भी बोला कि इस तरह से पीरियडाइजेशन क्या होता है, गलत होता है इस तरह का पीरियडाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो पीरियडाइजेशन है, तो आप हमारी कंट्री में और भी जो रिच डाइवर्सिटी है, सिर्फ रूलर ही थोड़ी ना होते थे, दूसरे जो कल्चर होते थे, दूसरे जो नोमैड्स होते थे, दूसरे जो लोगों का रहने का तरीका होता था, उस चीज को तो आपने इग्नोर कर दिया। तो उस चीज को इंक्लूड करने के लिए हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्टोरियंस ने बोला कि सिर्फ रूलर और उसके रिलीजन से ही आप हिस्ट्री को डिवाइड मत करो, आप दूसरी चीजें भी देखो। जैसे हंटर गैदरर्स को देखो, हमने 6th क्लास में पढ़ा था, हंटर गैदरर्स भी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक। तो आज से 1000 साल पहले हंटर गैदरर्स किसी और तरह से जी रहे थे, आज हंटर गैदरर्स किसी और तरह से जी रहे हैं। आज हम देखते हैं, आज हंटर गैदरर्स के पास भी क्या है, गन होती है ताकि वो शिकार कर सके, लेकिन उस समय पे हंटर गैदरर्स के पास कपड़े ही नहीं होते थे। तो चीजें बदलती है ना, तो वही चीज यहां पे उन्होंने बोला कि आप हिस्ट्री को सिर्फ रूलर और उसके रिलीजन से मत देखो, दूसरी चीजें भी देखो। अर्ली फार्मर्स, पहले फार्मर्स कैसे हुआ करते थे, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेजेस, तो इन सारी चीजों को आपने को देखना पड़ेगा। तो देयरफॉर दिस ऑल इंक्लूडेड मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री क्या होती है, मिडिवल हिस्ट्री ये बोलती है कि हम इस क्लासिफिकेशन को नहीं देखेंगे, हम एक अलग क्लासिफिकेशन, कि ये जो बीच वाला टाइम पीरियड था, इसको आप सिर्फ रूलर्स के रिलीजन तक सीमित रख रहे हो, तो वो गलत है। हम इसे कैसे देखेंगे, हम इसे देखेंगे धर्म के हिसाब से, सॉरी, हम इसे देखेंगे अलग अलग कल्चर के हिसाब से, सिर्फ धर्म के हिसाब से नहीं देखेंगे। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को मिडिवल हिस्ट्री बोला गया, ठीक है। अब देखो क्या है, तो मिडिवल हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द चेंजेस विच अकर्ड बिटवीन 11th to 18th सेंचुरी। 11th से 18th सेंचुरी के बीच में जो चेंजेस हुए, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उन चेंजेस को हम मिडिवल हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। कि ये जो टाइम पीरियड था, ठीक, 11th से 18th तक, 11 से 18 तक का जो टाइम पीरियड था, उसे मिडिवल हिस्ट्री बोला गया। क्यों, मैं समझाता हूं आपको। क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री एंशिएंट से अलग थी, ठीक है, और मॉडर्न बनी नहीं थी, ठीक है, ये जो मॉडर्न है बनी नहीं थी। कैसे, वो मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे एंशिएंट से अलग कैसे थी, आपके मन में भी यही सवाल है ना कि मिडिवल हिस्ट्री एंशिएंट से अलग कैसे थी। तो देखो, एंशिएंट में सारी चीजें पुराने ट्रेड्स थे, आदिवासियों की तरह लोग जी रहे थे, बड़ा एम्पायर नहीं था, चेंजेस नहीं आए थे, जैसे हमने देखा पेपर वगैरह सब बाद में इंट्रोड्यूस हुए। तो वो क्या था, वो पूरा पुराना समय था, ठीक है, प्राचीन काल, तो एंशिएंट हिस्ट्री हो गई है। फिर क्या होता है, मध्यकाल, मेडिवल हिस्ट्री आती है। तो मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न से कैसे अलग हो गई, तो देखो मेडिवल में आपने एंशिएंट से तो ब्रेक इवन कर लिया, मतलब एंशिएंट से तो ऊपर उठ गए हो आप, ठीक है। तो एंशिएंट से ये ऊपर उठ गए, यहां पे एंशिएंट से ऊपर उठ गए, लेकिन मॉडर्न के बराबर नहीं आ पाए थे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे तो इंडस्ट्रीज आ जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल चेंज आ जाते हैं, और क्या क्या चेंजेस आते हैं, इंडस्ट्रियल चेंज आने के साथ साथ में नए नए तरह तरह के अलग अलग हथियार बनाने लगते हैं लोग, ठीक है, नए आइडियाज आ जाते हैं। तो इस तरह से वो मॉडर्न पीरियड कहलाया, डेमोक्रेसी आ जाती है, ये सारी चीजें। तो मेडिवल में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। मेडिवल में एंशिएंट से ब्रेक इवन देखने को मिला, लेकिन मॉडर्न तक पहुंच नहीं पाए। तो उस सेंस में ये डिफरेंसेस हैं उसके, कि ये जो टाइम पीरियड था 11 से 18 तक का, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को, दिस पोजेसेस अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसी के बेसिस पे इसे क्या कहा गया, कौन सा पीरियड कहा गया, मिडिवल हिस्ट्री का पीरियड कहा गया। आई होप मिडिवल हिस्ट्री क्या होता है,
क्या डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर से कहानी शुरू होगी। कौन सी कहानी शुरू होगी? ठीक है, तो अकबर बिरबल की कहानी शुरू नहीं होगी, यहां पे कहानी शुरू होगी हम चोलाज, अर्ली रूलर्स जो थे, तो चोलाज के बारे में कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो आपने 6th क्लास तक पढ़ के आए हो एंशियंट, उससे ही कनेक्ट करके चालू करेंगे। मतलब 6th क्लास में जहां हमने खत्म किया था, अब वहां से हम चालू करेंगे कि किंगडम्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गई थी। अब जो किंगडम्स बनी थी तो जो अर्ली एम्पायर्स थे उन्हें समझेंगे कि किस तरह के एम्पायर्स थे, बड़े बड़े जो शुरुआती दौर में जो एम्पायर्स थे, कौन रूल करता था, कैसे रूल करता था। इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये चैप्टर हमने थ्योरी पार्ट पर ही कंप्लीट किया है, क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके बाद में हम फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो magnetbrains.com पर जाकर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसी के साथ साथ आपको वहां पर सारी चीजें एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होगी। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।